चलिए, आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज के टेस्ट और डिस्कशन में। और बच्चे, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो लाजवाब है और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो स्तर है वो निरंतर ठीक है अग्रसर होता रहेगा। और जितने भी प्रश्न हैं वो 3 बिंदुओं को फोकस करके ये प्रश्न बनाए गए हैं। लगातार हम लोग कर ही रहे हैं डिस्कशन इस सेट का। तो ये देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी और पीवाईक्यूज, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। और ये तभी प्रभावी होगा, ये जो मैं डिस्कशन करा रहा हूँ ये तभी प्रभावी होगा जब आप इन प्रश्नों का जो डिस्कशन है उसमें से कुछ बिंदुओं को नोट डाउन करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। चूँकि कल रात में ले नहीं पाया था मैं क्लास, तो उसी सेशन का है ये प्रश्न। फिर आज भी रात में आपको डिस्कशन है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, क्या है कि कभी कभी रात में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ निजी काम होता है जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया मैं। अभी देखिए क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, अच्छी बात है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, है ना। कितना वायुमंडल दाब डालता है, ध्यान देना है बच्चे मेरे। कितना वायुमंडल दाब डालेगा आपके शरीर के ऊपर, तो अगर ये बात करें तो कितना दबाव डालता है, ध्यान देना है मेरी बात पर, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। वायुमंडल जो है ये मैं बराबर आपको बताता रहता हूँ कि द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स ग्रेटर प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो कब दाब फील नहीं होगा? ये देखिए, ये आपका शरीर है। पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम बात करेंगे कि कितना दबाव आपको आपका शरीर पर लगता है ना। ये देखिए, ये हम है, मान लीजिए हम है, और हमारे शरीर में ऑलवेज जो है ना ब्लड का फ्लो होते रहता है पूरा शरीर में। कैसे, कितना ब्लड का फ्लो होता है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि रक्त का प्रवाह है, याद रखिएगा, रक्त का प्रवाह शरीर में, रक्त का प्रवाह कहाँ पर? शरीर में। किस वेग से होता है? तो रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में है ना, काफी तेज गति से हमारे शरीर में, ध्यान में रखना, हमारे शरीर में कितना वेग से? तो 0.33 मीटर पर सेकेंड के वेग से होता है ना, वेग से होता है, याद रखिएगा, वेग से होता है। और यही वेग क्या करता है? दाब उत्पन्न करता है। इसी के कारण आपको क्या होता है? तो इसी के कारण शरीर में रक्त जो है दाब उत्पन्न करता है। शरीर में रक्त दाब उत्पन्न करेगा, रक्त दाब उत्पन्न करता है, एकदम याद रखिएगा, दाब उत्पन्न करता है। देखिए बड़ी अच्छी बात है। तो यहां से एक बिंदु आप सीख चुके हैं कि आपके शरीर में रक्त का प्रवाह 0.33 मीटर पर सेकेंड के दर से होता है। कोई बात नहीं। अब क्या होगा? तो ये जो रक्त, आपको मैंने कह दिया कि रक्त भी आपके शरीर में दाब आरोपित करेगा या दाब उत्पन्न करेगा। अब रक्त का दाब याद रखना है, शरीर में रक्त का दाब, शरीर में रक्त का दाब, ध्यान में रखिएगा, शरीर में रक्त का दाब आप सभी बच्चों को पता है कितना होता है। तो भाई मेरे, देखिए यह 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है ना। और आपके शरीर पर जो वायुमंडलीय दाब लगाता है तो जनरली आपको 1 वायुमंडलीय दाब लगाएगा, ध्यान में रखिएगा, 1 वायुमंडलीय दाब आपके शरीर पर क्या होता है? तो आरोपित होता है। बोलिए कि सर ये कितना वायुमंडलीय दाब होगा? तो आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, 76 ठीक है मिलीमीटर ऑफ Hg, 76 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, ठीक है। आपको क्या, तो बच्चे ये आपको कह सकते हैं 120/80 मिलीमीटर Hg, ये शरीर में रक्त का दाब हो गया। और वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, ये कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो ये दाब हमेशा, ठीक है, शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। ध्यान में रखना है भाई मेरे, क्या मैं कह रहा हूं कि शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह हमेशा क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आपके वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? याद रखना है कि आप कम प्रेशर का अनुभव करेंगे, है ना। जितना भी प्रेशर आपको लगाएगा कौन? वायुमंडलीय दाब, आपको उससे कम प्रेशर आप अनुभव करते हैं। तो हमारा रक्त, याद रखिएगा, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जिसकी वजह से क्या होगा? हम पर दाब, ठीक है, दाब का जो आरोपण हुआ उसकी वजह से फील नहीं होगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, आंसर तो 1 नंबर होगा। आवर ब्लड एक्सर्ट्स
exerts a little more pressure than the atmospheric pressure, है ना, थोड़ा सा अधिक लगाता है। तो जनरली मैं बता रहा था कि 120/80 मिलीमीटर है जी, और यहाँ 76 मिलीमीटर है जी के आसपास आपको जो है ना आपका एटमॉस्फेयर आप पर प्रेशर आरोपित करता है। अच्छा, प्रेशर कितना आरोपित होगा? ठीक है, वायुमंडल द्वारा, याद रखिएगा ये भी बराबर क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल द्वारा कितना प्रेशर आप पर आरोपित होगा। तो वायुमंडल द्वारा, ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल द्वारा कितना प्रेशर आपके शरीर पर अप्लाई होता है। ठीक है, वायुमंडल कितना प्रेशर अप्लाई करता है आपके शरीर पर? तो 14.7 पाउंड पर इंच, याद रखिएगा 14.7 पाउंड, 14.7 पाउंड पर इंच आरोपित करता है, पाउंड पर इंच आरोपित करेगा। या अगर इसको हम बात करें इंच बोल रहे हैं, है ना, इसको अगर हम बात करें स्क्वायर मीटर पर तो 10137, ठीक, 1013725 क्या हुआ? पास्कल। 1013725 क्या बच्चे? 101,325, है ना, 101,325 पास्कल, है ना, 101,325 पास्कल, 325 पास्कल ये आरोपित करता है पर मीटर स्क्वायर, है ना। याद रखना है कि ये वायुमंडल आपके शरीर पर आरोपित करेगा दाब। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल कितना दाब आरोपित करता है। बोलिए कि सर आपने पाउंड पर इंच में क्यों लिखा है? पाउंड पर इंच में मैंने इसीलिए लिखा है कि रेगुलर वे में पाउंड पर ही इंच ही पूछा जाता है कि आपके शरीर पर वायुमंडल कितना दाब आरोपित करेगा। तो 14.7 पाउंड पर इंच दाब वायुमंडल आपके शरीर पर आरोपित करता है। तो हमको नहीं तो क्या होगा, दबा के मार देगा वायुमंडल, है ना। इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड होगा। अगर ब्लड का प्रेशर अधिक नहीं हो थोड़ा सा भी, तो हमको हमारे शरीर पर इतना ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा कि आप दब करके मर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। याद देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, देखिए अच्छी बात है, कितने प्रतिशत से कम हो जा रहा है? तो 1% से आपका त्रिज्या कम हो जा रहा है। ध्यान में रखना है भाई, मेरे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि आपकी त्रिज्या कितने परसेंट से? तो 1% से यहां पर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है जी बराबर क्या होता है, मैं बराबर बताता हूं कि जी बराबर gm/r² होता है ना। ये रामबाण फॉर्मूला है जो मैं बार बार बताता हूं गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में। अब क्या कह रहा है कि यहां त्रिज्या, याद रखिएगा जी, अब इसको ऊपर लेके जाइए, gm को कांस्टेंट कर लेते हैं तो r⁻²। अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से इस -2 को क्या करते हैं, तो हम आगे लेके आ जाते हैं और g प्रोपोर्शनल टू -2 × r। आपको सवाल बन गया। अब देखिए त्रिज्या कितना परसेंट घट रहा है, 1% से कम हो रहा है, यानी r का मान जो है ये 1% -1% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या करेंगे कि g क्या होगा, तो g प्रोपोर्शनल टू -2 × -1%, ये देखिए, है ना। तो क्या होगा, तो g प्रोपोर्शनल टू माइनस क्या होगा, +2% से ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, +2% से ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा +2% से बढ़ जाता है। याद रखना है, इफ द मास ऑफ द अर्थ रिमेन्स द सेम एंड द रेडियस डिक्रीजेस बाय 1% देन द वैल्यू ऑफ द g। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है भाई मेरे, भविष्य के लिए आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। क्या याद रखना है, तरीका याद रखना है कि सर कैसे बना रहे हैं। तो g है ना, g डैश बराबर होगा क्या, तो ये g डैश बराबर g प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या कहा, -2 × r%, है ना। अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, याद रखना है, अगर r क्या हुआ तो r बढ़ेगा, है ना, r बढ़ेगा तो आपको क्या लेना है, तो g घटेगा, है ना, g घटेगा। और r अगर घटेगा तो आपको क्या होगा, g बढ़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा। और इसको जब बढ़ेगा तो r पॉजिटिव में लेंगे, और जब आपको g क्या होगा, ये देखिए r घटेगा तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, बराबर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है। और गुरुत्वीय त्वरण g जो है ये याद रखिएगा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, या वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यह वस्तु के द्रव्यमान से, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से, द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। तो बड़ा अच्छा बात है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्वतंत्र रहता है। चलिए अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं और देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए, ध्यान में रखिए बच्चे, कहां फेंका जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जा रहा है। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है भाई मेरे। यदि किसी गेंद को यानी ठीक है, आपको इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आप सभी बच्चों को पता है, ये देखिए ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी है,
पृथ्वी है, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा किधर की ओर काम करेगा, तो आपको केंद्र की ओर। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे आप भार कहते हैं। ये देखिए भार कहते हैं। और जी का जो डायरेक्शन है, याद रखना है, जी का दिशा, जी की दिशा किधर होती है, तो जी की दिशा ऑलवेज होती है क्या, तो पृथ्वी के केंद्र की ओर दिशा। ठीक है, हमेशा याद रखना है भाई मेरे, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। एकदम याद रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। कंसेप्ट अच्छे से देखिए, ओर होगा, है ना। तो हमेशा ये पृथ्वी के केंद्र की ओर ही आपको क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। बहुत अच्छी बात है ना, ये याद रखना है आपको, इस कंसेप्ट को याद रखना है। अब मान लीजिए पृथ्वी से किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये देखिए यू वेग से मान लीजिए फेंक रहे हैं, तो वस्तु तो ऊपर जा रही है, वस्तु तो ऊपर जा रही है, मान लीजिए वस्तु ऊपर जा रही है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ, अगर वस्तु नीचे की ओर मान लीजिए जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो भी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, नीचे की ओर ही जाएगा। ध्यान में रखना है, क्या यहां से कंसेप्ट निकल के आया, वस्तु अगर, है ना, वस्तु अगर, ध्यान में रखिएगा बच्चे, वस्तु अगर, एकदम नोट डाउन कर लेना है इसको, वस्तु अगर क्या होगा, ऊपर गमन, कहां गमन कर रहा है, ऊपर गमन, इफ द बॉडी मूव्स अपवर्ड, ऊपर गमन, तो जी क्या होगा, जी नीचे, जी का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, जी नीचे होगा, है ना, जी नीचे लगेगा, है ना, त्वरण आपको नीचे की ओर। और वस्तु अगर नीचे गमन, है ना, तो इसको मदद करेगा, नीचे गमन तो करेगा, तो जी आपको क्या करेगा, मदद करेगा। ध्यान में रखिएगा, जी क्या होगा, हमेशा नीचे, जी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। अब देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण किधर लगेगा, चाहे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके, चाहे क्या बोलते हैं नीचे की ओर जाए, दोनों कंडीशन में जी हमेशा नीचे की ओर होगा। तो क्या होगा, नीचे की ओर, यानी गेंद ऊपर की ओर जा रहा है तो आपका ये विपरीत दिशा में काम करेगा, गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। गेंद की गति की दिशा में होगा, गलत बात है, ठीक है, जब नीचे जाएगा तब गेंद की दिशा में होगा, है ना। तो जैसे जैसे गेंद नीचे जाती है त्वरण में वृद्धि होती। देखिए ये वाला जो कंडीशन है ना, आपको पता है एक सर्टेन लेंथ तक, सेंटर सर्टेन हाइट तक हम जी को कांस्टेंट मानते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर गुरुत्वीय त्वरण का क्वेश्चन आ गया, तो गुरुत्वीय त्वरण जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी बराबर होता है gm/r²। इस प्रॉब्लम को एकदम ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रखना है, आपको बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अच्छा, इसका आंसर बताइए आप लोग। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों लगाया जाएगा भाई, क्यों लगाया जाएगा। चलिए हम रेल का पटरी बनाते हैं, है ना। ये देखिए रेल का पटरी बना रहे हैं, ये रेल का पटरी है, एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है ना। इसके नीचे बड़ा बड़ा पट्टा लगा हुआ रहता है, ये देखिए इस तरह का, मान लीजिए ये पट्टा है ना, ये पट्टा है, पट्टा लगा हुआ है, लकड़ी का पट्टा है। या आजकल तो क्या होता है, सीमेंट का क्या डालते हैं, सीमेंट का हम लोग इस पर देखिए, इसको लॉक कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। इसके ऊपर से है, ये जो पटरी है ऊपर से है, नीचे से नहीं है, ऊपर से है, तो ये देखिए लॉक कर दिए। चलिए अच्छी बात है, लॉक कर देते हैं। और इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर जो है ना, बहुत सारा स्टोन का चिप्स डाल देते हैं। ये देखिए स्टोन का चिप्स है ना, ये है पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा पत्थर का टुकड़ा इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। सबका महत्व है भाई, है ना। क्या महत्व है, ये देखिए पटरी है, और ये पटरी है, और ये क्या हुआ, पटरी हो गया, और ये हो गया आपको स्लीपर बोलते हैं इसको वुडन स्ट्रिप्स, स्लीपर्स, है ना, स्लीपर्स है, ये स्लीपर्स है। और ये क्या है, तो स्टोन चिप्स है, स्टोन का चिप्स है। ये देखिए तीन बातें यहां पर ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है ट्रेन बहुत भारी होता है, पटरी बहुत छोटा होता है ना। ये पटरी जो है ना बहुत पतला है, ये जो पटरी है ये बड़ा पतला होता है। तो आप सभी बच्चों को पता है दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ध्यान में रखिएगा, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो आपको पटरी जब पतला होगा, ये देखिए ये पटरी बड़ा पतला होगा, तो आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, पटरी पतला है। ध्यान में रखिएगा, पटरी आपका क्या है, तो पटरी पतला है ना, पतला। तो क्या हो जाएगा, आपको एरिया का मान घट जाएगा, तो प्रेशर का मान आपको क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान में रखिएगा, पटरी जैसे ही पतला होगा तो आपको पता है एरिया घट गया, प्रेशर का मान बढ़ गया। लकड़ी का ये जो स्लीपर डाल रहे हैं,
स्लीपर्स जो है, स्लीपर्स क्या होता है, इसका एरिया ज्यादा होता है ना, एरिया ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर को घटा देगा और समान रूप से, ध्यान में रखिएगा, ये स्लीपर्स जो है समान रूप से दाब का वितरण, समान रूप से, ये जो अधिक दाब लग रहा है फिर भी दाब बहुत ज्यादा लगता है, तो समान रूप से, ठीक है, आपको स्टोन चिप्स पर, स्टोन चिप्स पर, स्टोन का जो चिप्स आप डाले हैं स्टोन चिप्स पर, ठीक है, इस दाब का वितरण करता है, इस दाब का वितरण करता है, एकदम याद रखिएगा, इस दाब का वितरण करता है, समान रूप से इसका वितरण करता है, एकदम याद रखना भाई मेरे, समान रूप से इसका क्या करेगा, वितरण करेगा। किस पर, तो स्टोन के चिप्स पर। तो दो मुख्य बातें यहां से मैंने बताया आपको कि पटरी पतली होती है जिसकी वजह से दाब का मान बहुत ज्यादा होता है, स्लीपर्स जो है ये क्या करेगा, तो आपको, ठीक है, इसका एरिया अधिक होता है तो दाब को घटा देगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या, कि जितना भी पत्थर का टुकड़ा है उस पर समान रूप से ये जो है, ये जो आपको लगा हुआ है, ठीक है, लकड़ी का गुटका जो लगा हुआ है, ये क्या करता है, समान रूप से इस पर दाब का वितरण करता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, ठीक है, क्यों, आप देखिए पहला ऑप्शन, शॉक ऑब्जर्वर्स के रूप में, नहीं बच्चे इस गलत बात है। फिश प्लेट्स को ठीक तरह, नहीं बच्चे गलत बात है। मैंने क्या कहा, दाब का कंसेप्ट है, तो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, है ना। और कभी कभी यह भी पूछेगा कि वुडन ब्लॉक्स किस प्रकार कार्य करता है, तो वुडन ब्लॉक्स कार्य करता है कि यह जो है समान रूप से पत्थर के टुकड़ों पर, छोटा छोटा जो पत्थर का टुकड़ा है उस पर समान रूप से दाब का वितरण करने में उपयोगी होता है। अब पटरी किस, ठीक है, आपको कमेंट के जरिए बताना है कि पटरी किस आयरन का बना होता है, ध्यान में रखिए बच्चे, पटरी किस आयरन का बना होता है, ये कमेंट के जरिए बताना है आपको आंसर। पटरी किस, ठीक है, आपको लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है, कमेंट के जरिए इसका आंसर दीजिए, लोहे का बना होता है ना, कमेंट के जरिए इसका आंसर देना भाई मेरे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको याद रखना है कि पटरी जो है पत्थर का टुकड़ा का भी अपना महत्व है ना, उस पर ये जो है वुडन ब्लॉक क्या करेगा, समान रूप से वितरित करेगा। जरा ये क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए भाई, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने वाला पानी, उबलते हुए पानी और 100 डिग्री सेल्सियस भाप में उष्मा बराबर मात्रा में होता है। मैं बार बार बताता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी में Q बराबर ms डेल्टा T हो गया, है ना। और ये देखिए 100 ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम पानी है, तो 1 ग्राम पानी है तो 1 गुना क्या, विशिष्ट उष्मा 1 होता है, और इसको 100 से गुना कर दीजिए, यानी 100 कैलोरी उष्मा इसमें आ गया। चलिए अच्छी बात है। और भाप में कितना उष्मा होगा, तो भाप में उष्मा हो जाता है, दो तरह का उष्मा होगा, Q बराबर MST, MS डेल्टा T तो होगा ही होगा, साथ में Q1 और साथ में एक और होगा Q बराबर ML, और ये ml बढ़ गया, ये तो 100 कैलोरी था ही, साथ में क्या हो गया भाई मेरे, तो ये देखिए m का मान होता है 1 ग्राम और l का मान होता है 536 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो इसको 536 से गुना कर दीजिए, तो 100 अब प्लस क्या 536, देखिए कितना होगा, तो ये हो गया आपको 636 कैलोरी उष्मा हो जाएगा। तो बच्चे ठीक है, 100 ग्राम वाष्प में कितना उष्मा होगा, तो 636 कैलोरी उष्मा है। चलिए अच्छी बात है, 636 कैलोरी उष्मा भाप में हो गया। तो क्या बराबर है दोनों, नहीं है बराबर, तो ऑप्शन को काट दीजिए, फटाक काट दीजिए। चलिए, बर्फ को पिघलने की गुप्त उष्मा, बर्फ को पिघलने की गुप्त उष्मा कितनी, तो 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। और जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर होते हैं, नहीं गलत बात है, जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा मैंने बताया 536 कैलोरी पर ग्राम होगा। तो बच्चे ये ध्यान में रखनी है। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो काट दीजिए इसको भी, है ना। अब आते हैं एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में उष्मा कमरे की वायु से इवापोरेट कॉइल में ली जाती है। अच्छा चलिए एयर कंडीशनर की बात करते हैं। आप सभी ने अपना एयर कंडीशनर देखा होगा, और पीछे में क्या होता है कि एक बड़ा सा कॉइल, इस तरह का कॉइल लगा होता है, यानी पाइप लगा होता है, बड़ा सा पाइप लगा होगा। अब क्या होगा इस पाइप में, क्या होता है भाई मेरे, क्या होता है इस पाइप में, तो आपको पता है कि गैस को, याद रखना है, गैस को हम क्या करते हैं, गैस को ठीक है क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं, संपीड़ित, याद रखिएगा, संपीड़ित को बोलते हैं कंप्रेस्ड। गैस को संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, संपीड़ित करते हैं। अब फिर जाकर के क्या करेंगे, करते हैं एवं क्या होगा, तो रेरिफाइड करते हैं, प्रसारित करते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रसारित करते हैं,
प्रसारित करते हैं, यानी गैस को पहले कंप्रेस करते हैं, देन आफ्टर रेरिफाइड करते हैं, रेरिफाइड करते हैं, जिससे क्या होगा तो आपको, ठीक है, यह जो है तापमान को कम कर देता है। ध्यान में रखिएगा, यहां 3 चीज का नियंत्रण होता है। पहला टेम्परेचर का नियंत्रण, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर नियंत्रित होगा। दूसरा आपको नियंत्रित होगा वायु की गति। किसका नियंत्रण होगा? वायु की गति का नियंत्रण होगा, वायु की गति नियंत्रित होगी, वायु की गति नियंत्रित होगी। और तीसरा नियंत्रित होगा बच्चे मेरे, ये क्या होगा तो पहला टेम्परेचर, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता का भी नियंत्रण होगा, आर्द्रता का नियंत्रण होगा, है ना, आर्द्रता का नियंत्रण होगा। ध्यान में रखिएगा, यानी 3 चीज का नियंत्रण आपको एयर कंडीशनर करता है। तो अब देखिए क्या कह रहा ऑप्शन में, एयर कंडीशनर में उष्मा कमरे की वायु से इवापोरेट कॉइल्स में ली जाती है, सही बात है। कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है, एकदम सही है बच्चे। यानी आपको क्या होगा, पहले तो संपीड़ित करेंगे, देन आफ्टर, ठीक है, आपको क्या होगा, ये रेरिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है, आपको ठंडा उत्पन्न होता है। तो एकदम सही है ये ऑप्शन, है ना। क्या कह रहा है कि इन एन एयर कंडीशनर हीट इज टेकन इन फ्रॉम द रूम एयर थ्रू द एवापोरेटर कॉइल्स एंड रिलीज थ्रू द कंडीशनर कॉइल्स। एकदम सही है बच्चे। तो एकदम याद रखना है आपको, 2 नंबर आपका क्या है, सही है, बाकी सब क्या हुआ, गलत हो गया। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ध्यान में रखना है कि सर कैसे, किस प्रकार बना रहे हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कमरे में, ठीक, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में, है ना, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है कि ये देखिए, ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। और जब भी उत्तल लेंस की बात मैं करता हूं तो मैं आपको 3 बातें, मुख्य बातें बताता हूं। ये देखिए कन्वेक्स लेंस है, ध्यान में रखिएगा, कन्वेक्स लेंस ये है। और कन्वेक्स लेंस में मैं क्या कहता हूं कि देखिए, कन्वेक्स लेंस जो है इसमें 3 मुख्य बातें, u बराबर निगेटिव होगा, ध्यान में रखिएगा, वस्तु दूरी को निगेटिव लेते हैं, प्रतिबिंब दूरी को पॉजिटिव लेंगे, तो याद रखना है कि ये बनेगा रियल इमेज, रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, है ना, रियल इमेज बनाएगा। और एक और चीज याद रखना है कि भी अगर निगेटिव लेंगे तो ये बनेगा इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी इमेज का निर्माण करेगा। यानी आपको अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो भी पॉजिटिव होगा, और आभासी प्रतिबिंब बना तो भी क्या होगा आपको, ठीक है, निगेटिव होगा। ध्यान में रखिएगा, इमेजिनरी इमेज का फॉर्मेशन जब होगा। चलिए अच्छी बात है। अब आपको F जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव यहां पर लिया जाता है। ये 3 मुख्य बातें हम हर चीज में बताते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस जो है इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, एकदम याद रखना है भाई मेरे, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखिए इसका क्या क्या उपयोग होगा। उपयोग की बात अगर करेंगे ना तो बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। उपयोग, ठीक है, उपयोग किसमें किसमें करेगा भाई मेरे, ठीक है, इसका उपयोग जो है याद रखना है, पहला जो उपयोग है इसका हम लोग करते हैं किसमें, तो इसका उपयोग करेंगे, आपको पता है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में, दीर्घ दृष्टि दोष, है ना, फार साइटेडनेस को दूर करने में, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में, फार साइटेडनेस को दूर करने में, दोष दूर करने में, ठीक है, दूर करने में, याद रखिएगा, करने में इसका यूज करते हैं। चलिए रीडिंग ग्लास में किसका यूज करते हैं, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रीडिंग ग्लास में किसका यूज करेंगे, तो रीडिंग ग्लास में इसी लेंस का यूज किया जाता है। तीसरा बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका यूज करेंगे, तो रीडिंग ग्लास बोलिए, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलिए, बात बराबर है, तो इसमें भी उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं, है ना। और चौथा देखिए, आपको मानव नेत्र कौन सा लेंस है, तो मानव नेत्र ध्यान में रखना है, ये भी आपका उत्तल लेंस ही है। और फिर देखिए, ठीक है, कैमरा में कौन सा लेंस का यूज करेंगे, तो कैमरा में आपको मोबाइल में भी कैमरा होगा, उसमें भी इसी लेंस का यूज करते हैं। बच्चे सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप में, तो सूक्ष्मदर्शी में भी इसी लेंस का, माइक्रोस्कोप में भी इसी लेंस का यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में भी इसी लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप में किस लेंस का यूज करेंगे, तो टेलीस्कोप में भी इसी लेंस का यूज किया जाता है, टेलीस्कोप, है ना, दूरदर्शी में भी इसी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए कितना ज्यादा इसका उपयोग है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने में, रीडिंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, मानव नेत्र, कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, सब में इसी लेंस का यूज होता है। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा लेंस है। और याद रखिएगा कि इसका पावर, जब भी बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो पावर हमेशा क्या होता है, तो P हमेशा आपको प्लस D होता है। और अवतल लेंस की बात कीजिए, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग 2-3 कामों में करते हैं। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैलीलियन टेलीस्कोप में किसका यूज किया जाता है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में, गैलीलियन, है ना, गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप में, है ना, एक हो गया। दूसरा क्या, आपको निकट दृष्टि दोषी, जिसको मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने में किस लेंस का यूज करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष यूज
को दूर करने में इसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एकदम ठीक है बच्चे, जितना ज्यादा मैं बार बार बोल रहा हूं नोट डाउन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ये देखिए, विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी ठीक है कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ये सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है। जनरली आपको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप को बोलते हैं। ये देखिए माइक्रोस्कोप को बोलते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे मेरे, माइक्रोस्कोप को कहते हैं। माइक्रोस्कोप जनरली दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, याद रखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप होगा। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। ये जनरली आप यूज नहीं करते क्योंकि रीडिंग ग्लास हो गया। ये देखिए एक तरह से ये क्या हुआ, रीडिंग ग्लास होता है, इसमें कोई ज्यादा ठीक है आपको बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है कौन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज आप सबसे ज्यादा करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज आप करेंगे सबसे ज्यादा। और इसमें क्या होता है, तो इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा, एक होता है अभिदृश्यक और दूसरा होता है नेत्रिका, है ना। दो उत्तल लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं अभिदृश्यक को और दूसरा क्या हुआ नेत्रिका होता है, इसको आईपीस बोलते हैं, आईपीस कहते हैं, ध्यान में रखना है, आईपीस कहते हैं। तो यहां देखिए ऑब्जेक्टिव का जो द्वारक है और इसका जो फोकस दूरी है ये कम होता है, जबकि नेत्रिका का जो फोकस दूरी और क्या है तो आपको द्वारक है ये बड़ा होता है। याद रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन किसका द्वारक और किसका जो फोकस दूरी बड़ा होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसका द्वारक और फोकस दूरी क्या हुआ, बहुत बड़ा होता है, किसका, तो नेत्रिका का। अब देखिए बच्चे मेरे, याद रखना है, क्या याद रखना है, ये देखिए ये चला प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण चला, यहां पर वस्तु रखा हुआ है ना, ये वस्तु रखा हुआ है, यहां से चला और ये बन गया प्रतिबिंब, यहां पर बन गया, ध्यान में रखना है, ये प्रतिबिंब यहां पर बन गया। अब क्या किए, तो ये प्रतिबिंब बन गया यहां पर। अब ये आपको प्रतिबिंब यहां पर बन गया, ध्यान में रखना है, ये प्रतिबिंब यहां पर बन गया। अब क्या किए हम, तो इसके ये नेत्रिका को ऐसा हम फोकसित किए जिससे ठीक है क्या होगा, तो इसके जो है कहां पर बना प्रतिबिंब, इसके फोकस पर ये पड़ा, फोकस पर ये प्रतिबिंब पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, जैसे ही फोकस पर पड़ेगा तो आपको पता है कि अनंत पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये देखिए ये चला यहां पर और यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ध्यान में रखना, ये ऐसे निकल गया, ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। और प्रतिबिंब का निर्माण कैसा हुआ, तो ये देखिए ये क्या है, तो भाई मेरे ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ध्यान में रखना है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसकी अपेक्षा, तो आपका जो वस्तु है उसकी अपेक्षा यह उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं, अब प्रश्न पर आते हैं, और बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, इसीलिए आपको इसका यूज करते हैं। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, कोई बात नहीं है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे ही ठीक है आपको यहां पर क्या करते हैं, तो ये ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर और ये ले लीजिए फोकस, यानी ऐसे हम इसको लाते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पहला जो है ऑब्जेक्टिव के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये क्या बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिलोमित होता है, याद रखना है, इन्वर्टेड इमेज का निर्माण होगा। ये सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, कैसा बनाएगा, तो प्रतिलोमित इमेज का निर्माण करेगा। तो बच्चे ये आंसर हो जाएगा, याद रखना है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, पहली बात। दूसरा कैसा बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा, किसकी अपेक्षा, तो वस्तु की अपेक्षा, और इन्वर्टेड इमेज का निर्माण होता, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान में रखना है। ये आपको आवर्धित आभासी ये मत मारिएगा, ठीक है, पहले ही कंडीशन में आवर्धित आभासी और क्या बनता है, सीधा बनता है, तो ये गलत बात है ना, ध्यान में रखना है, इसका निर्माण होगा। अब इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होता है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो V0 बटा U0, याद रखिएगा V0 बटा U0 और 1 प्लस D बटा FE होता है। जहां V0 क्या हुआ, तो बच्चे ये प्रतिबिंब, ये क्या हुआ, अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये क्या हुआ, तो अभिदृश्यक से वस्तु दूरी हो गई, 1 प्लस D बाय FE, D क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। निकट दृष्टि, निकट दृष्टि हो जाता है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। और FE क्या होता है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी होगा, नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। तो बच्चे एकदम याद रखना है, कभी भूलिएगा नहीं, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो आवर्धित आभासी और प्रतिलोमित प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, याद रखना है। अब एक और चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया था। पीछे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब शायद मैंने नहीं देखा, क्या दिया था आपने, चलिए तो
ये मेरा टाइम है, क्या मेरा टाइम है? प्रवीण कुमार यादव जी, मुझे नहीं पता है कि क्या आपका टाइम है। दिक्कत होता है, मत दिक्कत कीजिए, ठीक है। केवल आज का ये कीजिए, कल से जो आज रात से ही आपको जो 9:30 बजे का स्लॉट है वही स्लॉट पे रहेगा क्लास, है ना। कभी कभी होता क्या है कि प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आप लोग खूब प्रेम से देखिए। यहाँ देखिए, मैं एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या पूछा था? हाँ, ये देखिए कहाँ पूछा था मैंने क्वेश्चन आपसे, पटरी किस लोहे का बना होता है? तो ये बना होता है, ठीक है, आपको हाई टेंसाइल कार्बन स्टील का, हाई टेंसाइल कार्बन स्टील का बना होता है, हाई टेंसाइल कार्बन स्टील का बना होता है। एकदम ध्यान रखना भाई मेरे, कार्बन स्टील के बनते हैं कौन? तो पटरी। चलिए अब आते हैं इस प्रश्न पर, क्या कह रहा था मैं। यहां एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि सूक्ष्मदर्शी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का निर्माण, है ना, सबसे पहले किसने किया था? बता दीजिए, सर्वप्रथम किसने किया था? बता दीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था बताना है आपको कमेंट के जरिए। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। यहां देखिए, अभी इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। चल देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। देखिए कौन जवाब दिया, कोई जवाब दिया? यहां देखिए सबसे पहले किसने, अब देखिए ये गैलीलियो बोल रहा है, सूक्ष्मदर्शी, है ना, सूक्ष्मदर्शी का निर्माण सबसे पहले किया था किसने? तो जैकरिस जेनसेन ने, लिख लीजिएगा इसको, जैकरिस जेनसेन ने किया था सबसे पहले। कोई बता रहा था जेनसेन, हाँ जैकरिस जेनसेन, अभिषेक सिंह, एकदम सही है भाई। देखिए हम लघु तरंगों के प्रसारण, अच्छा लघु तरंग क्या होता है? कोई बताएगा लघु तरंग क्या होता है? कितना इसकी आवृत्ति होती है? जल्दी से बता दीजिए, लघु तरंग क्या होगा आपको? तो लघु तरंग याद रखना है कि इसका 3 से, ठीक है, 3 से आपको 30 मेगाहर्ज, ये लघु तरंग जो है इसका क्या होता है? आप आवृत्ति ध्यान में रखिए बच्चे, लघु तरंग, इधर देखिए लघु तरंग, है ना, और इधर हम ले रहे हैं क्या? इधर ले रहे हैं दीर्घ तरंग। दोनों पर अंतर करते हैं, देखिए आपको इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। दीर्घ तरंग, ये लघु तरंग मतलब होता है शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, और दीर्घ तरंग का मतलब होता है आपको लॉन्ग वेव, है ना, लॉन्ग वेव दिया हुआ है आपको। चल अच्छी बात है। पहले तो ये जान लीजिए आवृत्ति, आवृत्ति कितना होगा? तो भाई मेरे आवृत्ति कितना होगा? तो इसकी आवृत्ति होती है, ठीक है, आपको लगभग 30 मेगाहर्ट्ज, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज, है ना। इसकी आवृत्ति कितनी होती है दीर्घ तरंग की? तो दीर्घ तरंग की आवृत्ति होती है, ध्यान में रखिएगा, 150 से 300 किलो हर्ज, 150 से 300 किलो हर्ज होता है। जरा देखते चलिए बच्चे, ये ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा ज्यादा होगा। याद रखना है कि ये देखिए आवृत्ति हो गया, तो ऊर्जा ज्यादा होगा, जिसकी आवृत्ति अधिक उसकी ऊर्जा अधिक ऊर्जा, है ना, ध्यान में रखिएगा। कम ऊर्जा कम। अब देखिए तरंग दैर्घ्य पर बात करते हैं भाई मेरे, तरंग दैर्घ्य, तो आवृत्ति अधिक तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसका आवृत्ति अधिक, तरंग दैर्घ्य कम होगा, है ना। अब इसका देखिए दीर्घ तरंग का क्या होगा? तो आपको तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, है ना। अब देखिए, ठीक है, परावर्तित किसके द्वारा परावर्तित होगा? तो बच्चे आपका जो, ठीक है, याद रखना है कि ये स्काई वेव्स के द्वारा परावर्तित होगा, स्काई वेव्स। और ठीक है, आपको आयनोस्फीयर जो होता है, आपको पता होगा कि आयनोस्फीयर सबसे बड़ा क्या है? होता है परावर्तक होता है, आयन मंडल। आयन मंडल याद रखिएगा, आयन मंडल के किस परत द्वारा ये परावर्तित होता है? तो ऊपरी परत द्वारा, ई एवं एफ बोलते हैं इसको। याद रखना, आयन मंडल के किस परत द्वारा ये परावर्तित होगा? तो ई एवं एफ के द्वारा परावर्तित होगा। और ठीक है, दूर तक गमन, याद रखना है, गमन कैसा करेगा? गमन करता है, कैसा गमन करेगा? तो दूर तक गमन करेगा। याद रखिएगा, दूर तक गमन करता है, ध्यान में रखना, दूर तक गमन करेगा। अब देखिए ये क्या होगा? तो ये जो है आपको ग्राउंड वेव्स के द्वारा, चूंकि ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, कहीं भी ये टकरा करके मुड़ जाएगा, तो ग्राउंड वेव्स जैसा बिहेव करेगा। ये स्काई वेव जैसा बिहेव करता है, ये ग्राउंड वेव्स जैसा बिहेव करता है। और यह आयनोस्फीयर के निचले परत यानी डी परत द्वारा क्या होगा? आयनोस्फीयर के, ठीक है, आपको डी परत द्वारा परावर्तित होता है, डी परत द्वारा परावर्तित होता है ना, डी परत द्वारा परावर्तित होगा। एकदम याद रखना है भाई मेरी। तो जितनी बातें बता रहे हैं देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या बात हुआ यहां पर, ठीक है, क्या क्या बात हुआ? तो मैंने कहा कि देखिए लघु तरंग जो है यह परावर्तित, यह स्काई वेव्स जैसा बिहेव करता है, और यह आयन मंडल के ऊपरी परत ई एवं एफ के द्वारा क्या होगा? परावर्तित होगा। तो डिस्टरबेंस इसमें कम होगा। याद रखना है, इसमें क्या होगा? डिस्टरबेंस कम होता है, ध्यान में रखना है, इसमें डिस्टरबेंस कम होता है।
और कम होता है और दूर तक गमन करेगा। और दीर्घ तरंग में क्या होगा, चूंकि तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण डिस्टरबेंस क्या होता है, अधिक होता है, तो दूर तक गमन नहीं करेगा। अब आते हैं प्रश्न पर। हम लघु तरंगों के प्रसारण को दीर्घ तरंगों के प्रसारण की अपेक्षा ठीक अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? तो पहला तो कंडीशन ये हो गया कि भैया इसका ऊर्जा ज्यादा होता है, लघु तरंग का ऊर्जा ज्यादा होता है और दीर्घ तरंग का ऊर्जा कम होता है। लघु तरंग स्काई वेव्स के जैसा बिहेव करता है, दीर्घ तरंग स्काई वेव्स के जैसा बिहेव ना करके ग्राउंड वेव्स जैसा बिहेव करता है। अब आइए प्रश्न पर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, एकदम सही है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, एकदम सही है। लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि यहां डिस्टरबेंस कम होता है। डिस्टरबेंस आपको क्या हुआ, तो बहुत बहुत कम हो गया है ना। चलिए अच्छी बात है, डिस्टरबेंस कम हो गया। अब क्या हुआ, लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, केंद्रों द्वारा किए जाते हैं। क्या ये सही है भाई? नहीं बच्चे, दूर से भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। तो क्या होगा, तो आपको ए और बी तो पक्का आपका सही है ना, ध्यान में रखना है, ए और बी सही है। तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है बच्चे। अगर ये सब नहीं जानेंगे तो आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। और मैंने क्या कहा, ये भी क्वेश्चन में घुसा सकता था कि लघु तरंग किसके द्वारा परावर्तित होता है, तो आयनोस्फीयर के ऊपरी परत द्वारा परावर्तित होता है और ये कैसा बिहेव करता है, तो स्काई वेव्स जैसा बिहेव करता है। जबकि दीर्घ तरंग के तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण या ग्राउंड वेव्स के जैसा बिहेव करेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण ठीक है प्रश्न है। चलिए वंदना सिंह जी, क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए मेरे से, है ना, और इधर उधर की बातें मत कर, क्वेश्चन पर ध्यान दे भाई, मेरे सभी बच्चों से आग्रह है। और हाईली डिटेल्ड डिस्कशन मैं कराता हूं और प्रश्न चिन्ह लगाना थोड़ा सा कठिन काम है। चलिए पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराश्रव्य तरंग क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। पराश्रव्य तरंग क्या होता है, पराश्रव्य तरंग इसको देखिए, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। पराश्रव्य तरंग ये होता है आपको आवृत्ति कितना होगा, तो आवृत्ति जो है इसका याद रखिएगा, इसका आवृत्ति जो है 20,000 हर्ज से अधिक होता है। इसी प्रश्न में देखिए ना, जनरली लोग जो है ऐसे मार के निकल जाएगा, लेकिन हम देखिए क्या क्या बता रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए, है ना। एकदम डिटेल्ड डिस्कशन यहां होगा और मैं करवाऊंगा आपको, अगर तो डिटेल्ड डिस्कशन में करवाऊंगा और आपको एकदम प्रेम पूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो उसका पैटर्न एकदम डिफरेंट है भाई। आवृत्ति क्या है, 20,000 हर्ज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोले कि सर ये कीड़ों को कैसे नष्ट करता है, कीड़ों को नष्ट करता है, हाँ ये कीड़ों को नष्ट करता है, क्योंकि याद रखना है कि ये पराश्रव्य तरंग जो है यह क्या करेगा, तो पेस्ट रिपेलेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, पेस्ट रिपेलेंट के जैसा बिहेव करता है, रिपेलेंट होता है, पेस्ट रिपेलेंट होता है। यानी आपको इतना ज्यादा इसका ध्वनि तीक्ष्ण होता है कि चूंकि आवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा ध्वनि तीक्ष्ण होता है कि इसके जो है ना डायरेक्ट ब्रेन पर प्रभाव पड़ेगा और वह पेस्ट क्या होगा, रिपेलेंट जैसा बिहेव करेगा और भाग जाएगा, वहां कीड़ा जो है ना इलाका छोड़ देगा। अब आते हैं क्या, ये कपड़ों से धूल हटाकर ठीक है उन्हें साफ कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कपड़ों से धूल हटाकर कैसे साफ करेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि जैसे कपड़ा आप साफ करते हैं तो ठीक है इसके द्वारा, तो ये जैसे कपड़ा पर आरोपित होगा, तो ये याद रखना है कि यह कैविटेशन का निर्माण करता है। यह कैविटेशन बोलिए कि सर ये कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन का निर्माण करता है, बहुत अच्छी बात है भाई मेरे, निर्माण करता है। कैविटेशन का निर्माण करने का मतलब क्या हुआ, तो ये कैविटेशन का निर्माण करते हैं। ये छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, याद रखना है, ये छोटा छोटा बुलबुला बनाएगा और ठीक है जहां भी कपड़े के ऊपर में इसको डालेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ही कपड़े के पास में आया ये ब्रस्ट कर जाता है और धूल कणों को बाहर कर देगा। ध्यान में रखिएगा, ये कैविटेशन का निर्माण करके आपको क्या करेगा, तो ठीक है कैविटेशन का निर्माण करके धूल कणों या गंदगी को बाहर निकालेगा। अब तीसरे पाते हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, बीमारियों के उपचार के लिए, एकदम सही है बच्चे। आपको पोस्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज याद रखना है, ठीक है, आपको इलाज से पहले डायग्नोसिस ऑफ डिजीज याद रखना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यानी बीमारी कौन है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज याद रखना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या मतलब क्या हुआ, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान में रखिएगा कि इसके द्वारा हाईली ठीक है
फोकस्ड, ठीक है, इमेज बनाते हैं, हाईली फोकस्ड इमेज का निर्माण करते हैं, हाईली फोकस्ड, ठीक है, इमेज का निर्माण करते हैं, ध्यान में रखिएगा, जिसके द्वारा यह पता लगाते हैं कि आपको बीमारी है या नहीं है, आपको मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा हो गया। और ये देखिए स्वचालित दरवाजों का, तो आपको पता है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज करते हैं, यहां पर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा, सेंसर्स का उपयोग करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, तो ये आपको निर्मित होता है, ध्यान में रखिएगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज करेंगे और स्वचालित दरवाजा अपने आप नियंत्रित होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक का में इसका यूज करते हैं, ध्यान में रखे बच्चे, ठीक है। आपको पेस्ट रिपेलेंट, अल्ट्रासोनिक वेव्स पेस्ट रिपेलेंट होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वह क्या करेगा, तो कैविटेशन का निर्माण करेगा, जिससे कपड़े से धूल हटेगा। फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वह अल्ट्रासोनोग्राम के निर्माण में यूज किया जाता है और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज करता है। और ये स्वचालित वाहन में क्या होगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात है और बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाँ, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज किया जाता है। नाइन टेंथ कौन सा फर्स्ट है, फिजिक्स से भरी है, और क्या दिक्कत है, फिजिक्स से भरना पड़ेगा आपको। यहां देखिए, आपको ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, है ना। हर प्रश्न के पीछे में क्या होता है कि आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि हर प्रश्न का अपना प्रारूप होता है और हर टीचर का अपना प्रारूप होता है, वो कैसा डिस्कशन कराता है। और यहां पर अगर सही अर्थ में आप, ठीक है, रेगुलर वे में डिस्कशन करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, रटने का काम नहीं है। जरा ये देखिए, ये फिलामेंट है ना। फिलामेंट आपको क्या होता है, ठीक है, फिलामेंट देखिए किस तरह से है, क्या जी रेगुलर फिलामेंट है, नहीं, ये क्या है, तो आपको फिलामेंट जो है ये इस तरह का होता है, इस तरह का। तो जहां भी अशुद्धि ज्यादा होगा वहां क्या होगा, अशुद्धि ज्यादा होगा वहां मुड़ेगा, वहां याद रखना है अशुद्धि। ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है, किसका होता है, टंगस्टन का। और आप बच्चों को अच्छे से पता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का फिलामेंट है, और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का फिलामेंट, तो गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा 3422 डिग्री सेल्सियस होगा। और फिलामेंट का तार कभी भी एक समान नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है, फिलामेंट का तार कभी भी एक समान नहीं होता है ना। फिलामेंट का तार देखिए आपको इस तरह से बना होता है, और चूंकि, ठीक है, टंगस्टन में अगर अशुद्धि मिला हुआ हो तो ये क्या होगा, तो याद रखिएगा यहां जहां पर भी अशुद्धि ज्यादा होगा वहां मुड़ेगा ज्यादा, और वहां तापमान का मान, टेम्परेचर का मान ज्यादा हो जाएगा और ये काफी चमकीला होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे ऑक्सीडेशन पॉइंट कह देते हैं, कभी कभी इसको ऑक्सीडेशन पॉइंट कह देते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहां आपको चमकीला अधिक होगा, है ना, चमकीला अधिक होगा। तो अगर फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है ना, तो ये आपको अल्प जीवन का मतलब है, ध्यान में रखना है। अल्प जीवन किसकी वजह से होगा, तो फिलामेंट का तार जो है वो बहुत बहुत पतला होता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, है ना। फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। और मैंने क्या बताया कि अशुद्धि के, टंगस्टन में अशुद्धि के होने के कारण आपको टेम्परेचर का मान यहां क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा और ये चमकीला अधिक होगा। जहां भी आपको अशुद्धि अधिक होगा वहां चमकीला अधिक होगा। और ये जो बना होता है, ये देखिए फिलामेंट जो जिससे लटका हुआ रहता है वो किसका बना होता है, तो मॉलिब्डेनम का बना होता है, ध्यान में रखिएगा, मॉलिब्डेनम का बना होता है। इसका भी गलनांक अधिक होता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है, इसका गलनांक अधिक होता है, ध्यान में रखिएगा, इसका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अधिक होगा, है ना, मॉलिब्डेनम का गलनांक अधिक होता है। और इसमें आप कौन सा गैस भरते हैं, तो आपको पता है बच्चे, इसमें हम लोग भरते हैं या तो आर्गन का गैस भरिए, आर्गन भरिए, या नियोन गैस भरा जाता है। कभी कभी इसमें नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग आप करते हैं इसको भरने में, है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बल्ब में कौन से गैस भरे जाते हैं, तो सबसे पहले बल्ब में भरा जाता है कौन, आर्गन गैस, एकदम याद रखिएगा, आर्गन गैस, ठीक है। नहीं आर्गन गैस है तो किसका भरेंगे, तो या आपको नाइट्रोजन गैस भरेंगे। कभी कभी किसी बल्ब में कभी कभी क्या होता है कि आपको, ठीक है, भरा जाता है किस गैस को, तो ध्यान में रखिएगा नियोन गैस भी हम लोग भरते हैं। तो यहां देखिए अब प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न पर आते हैं। मैंने क्या कहा कि कह रहा है कि एक साधारण बल्ब, साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि
ठीक है, फिलामेंट के तार एक समान नहीं होता है। हाँ बच्चे, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैंने क्या बताया कि इरेगुलर होने की वजह से अशुद्धि जहां पर ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां चमक ज्यादा होगा। और इस पॉइंट को मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्या, तो ऑक्सीडेशन पॉइंट। याद रखना, यहां पर तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। आप पूर्णतः बल्ब को निर्वातित नहीं कर सकते हैं। और चूंकि आजकल क्या हुआ, आजकल फैशन बन गया है कि उसमें आर्गन गैस हम लोग डाल देते हैं या नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं कि ऑक्सीकरण ना हो, फिर भी निर्वातित नहीं होगा और ऑक्सीडेशन की संभावना बनी रहती है क्योंकि पूर्ण रूप से निर्वातित आप नहीं कर सकते हैं। गैस वहां पर कुछ ना कुछ अवेलेबल रहेगा ही, ऑक्सीजन गैस अवेलेबल रहता ही रहता है, हल्का फल्का रहेगा, जो क्या करेगा, ऑक्सीकरण करने का काम करता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह भी आपको सही है। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। बच्चे, फिलामेंट का जो सहायक तार होता है, मैंने क्या कहा कि आपको मॉलिब्डेनम का बना होता है और यह उच्च ताप पर क्या होगा, तो उच्च ताप पर पिघल जाता है। तो बच्चे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो ये पिघल जाएगा। तो ध्यान में रखना है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक ही आंसर होगा इसका भी, है ना। तो ध्यान में रखना है यहां से तीन बातें कि फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। फिलामेंट जो होता है वो कैसा होगा, तो इरेगुलर होता है, ये मैंने कहा आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये देखिए, इसमें आप फोटो डायोड का यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। फोटो डायोड, बोले कि सर क्यों, याद रखना है, फोटो डायोड जो होता है, ये देखिए 3-4 बातें। फोटो डायोड क्या होता है भाई मेरे, तो फोटो डायोड जो है, याद रखिएगा, ये पीएन जंक्शन है, यह पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन होता है। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा, तो याद रखिएगा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव है, और तुरंत आपको क्या करेगा, तो फोटो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, फोटो को मतलब लाइट को ये तुरंत क्या करेगा, लाइट को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को किस में बदलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में बदल देने का काम करता है और तीव्र गति से काम करता है। इसीलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए और सेंसिटिव होता है। और दूसरी बात क्या, कि यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ, याद रखना है, यह चूंकि पीएन जंक्शन डायोड है ना, तो यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ अच्छे से फिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ फिट हो जाता है, उपकरण के साथ फिट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, साथ फिट हो जाता है ना, फिट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, हो जाता है, ठीक है, याद रखना है, फिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि खुद ब खुद ये डिजिटल, ठीक है, डिजिटल क्या है, इक्विपमेंट है, डिजिटल इक्विपमेंट है, इसीलिए ये सेट हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न और पर, ये देखिए दूसरा ऑप्शन पर आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो वोल्टेइक सेल। ये क्या करता है, तो ये सूर्य प्रकाश को, ध्यान में रखिएगा, सूर्य प्रकाश को ये किस में बदलता है, तो सूर्य प्रकाश को ये बदलता है, ध्यान में रखना बच्चे, सूर्य प्रकाश को ये बदल देगा, ठीक है, विद्युत में, है ना, विद्युत में बदलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है सूर्य प्रकाश को। तो इसका यूज जनरली फोटो वोल्टेइक सेल का यूज करते किसमें, सोलर प्लेट में करते हैं। ध्यान में रखना, सोलर प्लेट में इसका यूज किया जाता है, सोलर प्लेट में करते हैं, है ना। अब देखिए, इसका एक और है फोटो उत्सर्जक सेल। ये क्या होता है, तो पहले, थोड़ा दिन पहले तक आपको जनरली फोटो उत्सर्जक सेल का ही उपयोग, फोटो इमिटिंग सेल का ही उपयोग किसमें करते थे, तो ठीक है, डिजिटल उपकरणों में किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह क्या है, तो यह आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव पर यह काम करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है, और काफी ज्यादा डल इक्विपमेंट होता है। याद रखना, काफी ज्यादा डल होगा। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं, ये देखिए, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए अच्छी बात है, किस पर कार्य करेगा, तो देखिए कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं उस सवाल को, फोटो डायोड जो है, फोटो डायोड, याद रखना है, फोटो डायोड ये पीसीबी के साथ, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी के साथ फिट हो जाता है ना, साथ फिट हो जाता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग बृहद पैमाने पर किसमें करते हैं, तो आपको, ठीक है, डिजिटल उपकरणों में करते हैं। तो अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई मेरे, अति चालकता उत्पन्न होता है। कई बार मैंने इस प्रश्न को कहा है, बताया है आपको इसी सेशन में। ये देखिए, ये है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है ना, और ये तापमान है। ये देखिए, आपको तापमान को घटा रहे हैं, अचानक जैसे ही टेम्परेचर क्या हो, कम हो, तो आपको पता है कि ये इसका वैल्यू जो है, प्रतिरोध का वैल्यू 0 हो जाए। याद रखना है कि निम्नतम तापमान पर जब
जब प्रतिरोध का मान, ध्यान में रखना भाई मेरे, जब प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस, प्रतिरोध आर शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, क्या हो जाए भाई, शून्य हो जाए, ये देखिए ये जीरो हो जाए, है ना, शून्य हो जाए। तो जैसे ही शून्य हो जाएगा तो आपको क्या कहलाएगा, तो ऐसा पदार्थ, है ना, ऐसा पदार्थ, है ना, ये क्या कहलाएगा, तो अति चालक कहलाएगा, अति चालक कहलाता है ना। यानी कोई अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस ऐसे पदार्थ से तो कोई प्रतिरोध वहां काम नहीं करेगा, यानी आसानी से बिना ऊर्जा क्षय के आपको ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो सुपर कंडक्टर किस तापमान पर प्राप्त होता है, तो अति उच्च ताप पर। गलत बात है, मैंने क्या कहा, पहले ही कह दिया, निम्नतम तापमान पर। तो अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है ना। अति चालक उत्पन्न तब होता है जब पदार्थ अति निम्न तापमान पर ठंडा किया जाता है। अच्छा, ये जो है आपको किसने इसका निर्माण किया था, तो अतिचालक का निर्माण, ध्यान में रखिएगा, अतिचालक का निर्माण किसने किया था, तो अतिचालक का निर्माण किया था, निर्माण, ठीक है, आपको किया था किसने, तो अतिचालक का निर्माण किया था, ध्यान में रखिएगा, अतिचालक का निर्माण किया था के वंश नामक साइंटिस्ट ने, के वंश नामक साइंटिस्ट ने किया था, के वंश ने किया था। और अतिचालक जो है, ठीक है, एक चीज हो गया, दूसरी चीज क्या, पहला अतिचालक पदार्थ कौन प्राप्त किया गया था, तो पहला अतिचालक पदार्थ, ध्यान में रखिएगा, पहला अतिचालक पदार्थ मरकरी प्राप्त किया गया था, मरकरी पदार्थ, मरकरी Hg प्राप्त हुआ था। और कितने तापमान पर प्राप्त हुआ था, कितने तापमान पर, तो ये देखिए 4.2 केल्विन पर, 4.2 केल्विन पर पहला अतिचालक पदार्थ कौन प्राप्त हुआ था, तो मरकरी प्राप्त हुआ था। यानी अगर मरकरी का तापमान आपको कम करेंगे और जब इसका 4.2 केल्विन तापमान होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। तो आसान सवाल है भाई मेरे। चलिए, एक्चुअली बच्चे आप सभी से आग्रह है कि देखिए आप भी टीचर बनिएगा भविष्य में, है ना, भविष्य में आप टीचर के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो जब तक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। और ठीक है, अच्छा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर का साथ देना पड़ेगा, और जो पढ़ा रहे हैं टीचर उसको, ठीक है, उसको लिखना भी पड़ेगा। ये देखिए विकृति, तो यहाँ पर ये गलती है, डिस्टॉर्शन नहीं होता है। विकृति का मतलब होता है स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है भाई मेरे, स्ट्रेन का मतलब होता है, याद रखना है, मैं बराबर बताता रहता हूं कि देखिए किसी वस्तु पर आप बल लगाए, ठीक है, और उसके लंबाई में परिवर्तन हो गया बटे प्रारंभिक लंबाई, किसी वस्तु का आयतन है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, है ना, तो ये सब क्या होता है, तो आपको स्ट्रेन कहलाता है, विकृति कहलाता है, विकृति कहलाता है ना, विकृति कहलाता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, इसी के अनुपात को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे इसे ही आप कहते हैं, क्या कहेंगे, तो विकृति कहते हैं। यानी कोई भी चीज लीजिए, लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, है ना, आयतन में परिवर्तन बटा आयतन, क्या मतलब क्या हुआ, तो वस्तु के, याद रखना, वस्तु के आकार में परिवर्तन, यानी चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, वस्तु के आकार में परिवर्तन, अब बटे प्रारंभिक आकार, एकदम याद रखना, बटे प्रारंभिक आकार के अनुपात को आप क्या कहते हैं, प्रारंभिक आकार के अनुपात को आप क्या कहते हैं, एकदम याद रखना, इसे ही आप क्या कह देते हैं, तो भाई मेरे इसे ही स्ट्रेन कहते हैं, है ना। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास, ये सही है भाई, ये स्ट्रेन हो जाएगा। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, तो लंबवत विकृति कहते हैं, लंबवत विकृति कहते हैं, लंबवत विकृति कहते हैं। लेकिन ये भी तो विकृति ही है ना, ये भी विकृति है, तो ये तो ऑप्शन सही है, ए नंबर, ये सी भी सही है। और प्रारंभिक विन्यास बटे अंतिम विन्यास, ये गलत है बच्चे, विन्यास में परिवर्तन बटे आपको प्रारंभिक विन्यास, ठीक है, आपको लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को आप विकृति कहते हैं। आप बताइए आप कौन सा आंसर हो जाएगा, तो एक से अधिक होगा, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा भाई मेरे, ठीक है। कभी चेंज नहीं करना है, जो आपको तरीका बता रहे हैं उस तरह से आंसर निकालना है, नहीं तो क्या होगा, हाँ ये भी बोल रहा है, तो इसीलिए आंसर मैं बार बार बोल रहा हूं कि डी और ई के झमेले के कारण आपको कंप्लीटली कंसेप्ट बदल गया, है ना। यही डी केवल ऑप्शन वाला रहता क्वेश्चन, तो हम दूसरे चीज करते। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कह रहा किसी विखंडनीय पदार्थ द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है। अच्छा, क्रांतिक द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, क्रांतिक द्रव्यमान का मतलब हुआ बच्चे, ठीक है, क्रांतिक द्रव्यमान का मतलब हुआ, ये देखिए क्रांतिक द्रव्यमान, है ना, क्रिटिकल मास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मास, एमसी,
MC बोलते हैं, ठीक है। वह पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, याद रखिए पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, कौन सा पदार्थ? विखंडनीय पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, विखंडनीय मतलब फिजिबल मटेरियल, विखंडनीय पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ ध्यान में रखिएगा, विखंडनीय पदार्थ यानी फिजिबल मटेरियल, फिसाइल मटेरियल कर दीजिए, फिसाइल मटेरियल, फिसाइल मटेरियल, ठीक है। तो विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, वह न्यूनतम द्रव्यमान, ध्यान में रखना भाई मेरे, न्यूनतम द्रव्यमान है ना, बड़ा अच्छा बात है, न्यूनतम द्रव्यमान, जिससे ठीक है आपको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया में प्रवेश करता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया में प्रवेश करता है, ध्यान में रखिए बच्चे, अभिक्रिया में प्रवेश करता है। अब बोले कि सर श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है? प्रवेश करता है, तो भाई मेरे आपको पता है कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है कि ये देखिए यूरेनियम 235 है ना, इस पर एक न्यूट्रॉन आघात किया, तो ये न्यूट्रॉन क्या हुआ, तो इसको दो भाग में तोड़ दिया, किसमें? 56 BA 141 प्लस क्या 36 KR 92 है ना, KR 92, और यहां 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ 30N1। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 3 नाभिक को फिर से तोड़ेगा यूरेनियम के, और इससे 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ है ना। फिर देखिए ये फिर क्या होगा, तो इससे ये फिर 3 को तोड़ेगा तो 27 न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा। तो इसी अभिक्रिया को आप श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान में रखना भाई मेरे, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, चेन रिएक्शन करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद आपको विध्वंसक अभिक्रिया हो जाएगा, नाभिकीय अभिक्रिया विध्वंसक हो जाएगा। अब प्रश्न पर आते हैं, या प्रश्न से थोड़ा सा पहले ध्यान रखिए बच्चे, अगर 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 ध्यान रखना, अगर क्या कह रहे हैं, अगर ये क्रिटिकल मास का वैल्यू जो है आपको लेस देन 1 हो जाए, ध्यान में रखिए बच्चे, क्रिटिकल मास जो है, जितना मास आपको दिया गया है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है, क्रिटिकल मास आपको पहले से पता रहेगा, उसका द्रव्यमान जो है 1 से कम हो, तब क्या होगा, तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, चेन रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा, है ना, ध्यान में रखना है, चेन रिएक्शन नहीं होगा, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी। क्वेश्चन पूछता है बच्चे, अगर MC का मान, क्रिटिकल मास का मान 1 के बराबर हो जाए, ध्यान में रखिएगा, तब क्या होगा, तो आपको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है। इसी से आपको नाभिकीय रिएक्टर बनता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के लिए, ठीक है, आपको क्रांतिक द्रव्यमान का मान कितना होगा, तो 1 के बराबर होगा, याद रखना है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया होगा। लेकिन यहीं पर आपको अभिक्रिया होगा, यहीं पर आपको अगर क्या होगा कि MC का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब क्या होगा, तो आपको, ठीक है, ये क्या होगा, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगा, यही परमाणु बम बनाएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और इसी से परमाणु बम बनेगा, श्रृंखला अभिक्रिया, और यही परमाणु बम का निर्माण करेगा। तो बच्चे नाभिकीय रिएक्टर के लिए क्रांतिक द्रव्यमान का मान 1 के बराबर होगा, है ना, नाभिकीय बोलते परमाणु बम के लिए क्रांतिक द्रव्यमान का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अब प्रश्न बनाते हैं, देखिए आसान है, हो गया आपको प्रश्न बनाना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी विखंडनीय पदार्थ द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम, नहीं बच्चे, है ना, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा, और जितना द्रव्यमान है वह अगर उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका मतलब होगा क्या, ये 1 किलोग्राम नहीं है बच्चे, 1 हो जाता है, यानी आपको मान लीजिए M द्रव्यमान मिला है, किसके लिए, विखंडनीय पदार्थ आपको मिला, और ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, MC के बराबर हो गया। तो दोनों का अनुपात निकालिए, MC/M, ये अगर क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, या M/MC कर लीजिए, M/MC, ये अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो आप समझ जाइए क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा परमाणु बम विस्फोट कर जाएगा, यानी इतना तेज होगा कि आप नियंत्रित नहीं कर पाइएगा। इसीलिए M/MC का मान ऑलवेज 1 लेते हैं, और ये नाभिकीय रिएक्टर होता है। और यदि M/MC का मान जो है लेस देन 1 हो जाए, तो आपको क्या होगा, चेन रिएक्शन होबे नहीं करेगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, वह न्यूनतम द्रव्यमान जिससे विखंडनीय पदार्थ क्या करता है, तो क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है, यदि वो श्रृंखला अभिक्रिया में प्रवेश कर जाता है। अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रबल अम्लीय की बात कर रहा है, तो आपको पता है पीएच क्या होता है, पीएच बराबर होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, ये ना होता है, पीएच होता है आपकी आवाज बहुत कम है, संतोष कुमार जी आपकी आवाज बहुत
कम है। तो आवाज तो कम नहीं है भाई मेरे, है ना। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है, आवाज मेरी कम नहीं है। प्रबल अम्लीय क्या होता है? प्रबल अम्लीय ये पीएच होता है। अब देखिए पीएच आपको पता है, पीएच ठीक है बराबर क्या होगा, तो याद रखना है कि पीएच बराबर क्या होगा, तो बच्चे 1 ठीक है लॉग बेस 10 और H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यानी आप कह सकते हैं कि जितना, याद रखिए बच्चे, जितना पीएच मान, ये देखिए पीएच मान, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होगा उतना ही पीएच क्या होगा, कम होगा, है ना। पीएच कम, पीएच कम तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, अम्लीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन होगा। और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए पीएच जो है, पीएच ठीक है कम, अब पीएच ज्यादा अगर होगा, पीएच ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा, और वह क्या होगा, तो वह क्षारीय विलयन होगा। क्षारीय विलयन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षारीय विलयन होता है। तो बहुत अच्छी बात है भाई मेरे। यहां देखिए पीएच और पीएच का मान जो है कहां से कहां तक होता है, तो पीएच का मान होता है 0 से लेकर के 14 तक। तो पहले से 0 से 7 और क्या हुआ, फिर 7 से लेकर के 14 तक। तो अब देखिए जितना इधर से इधर जाएंगे तो अम्लीयता एसिडिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना इधर से इधर जाएंगे तो बेसिसिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। चलिए और तो पीओएच 4.5 तो ये क्षारीय विलयन है बच्चे, है ना। पीओएच 4.5 है तो क्षारीय विलयन हो गया। पीएच 0 है तो ये अति अम्लीय होगा, याद रखना, अति अम्लीय हो जाएगा, यानी प्रबल अम्लीय विलयन होगा, प्रबल अम्लीय विलयन होगा। ऐसे भी आपको याद रखना है कि जैसे ही आपको क्या कहेगा, तो प्रबल अम्लीय, याद रखना, प्रबल अम्लीय की बात करेगा, तो प्रबल अम्लीय की बात करेगा तो इसका पीएच मान 0 से लेकर के कितना होता है, तो 3 होता है। अगर कहेगा कि दुर्बल अम्लीय, ध्यान में रखिएगा, दुर्बल अम्लीय अगर कहता है, दुर्बल अम्लीय कहेगा तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान याद रखना है कि 3 से लेकर के 4 से लेकर के कितना होगा, 7 के बीच होता है, 7 के बीच होता है। 7 आपको क्या होता है, तो उदासीन विलयन हो जाता है। तो आसान सवाल है भाई मेरे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर होगा। जब पीएच 0 होगा तो यह होगा प्रबल ठीक है अम्लीय, और जब पीओएच 14 होगा तो यह क्या होगा, प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय होता है। तो आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। और मैंने यह भी बताया कि पीएच जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन सांद्रता उतना ही अधिक होगा, और यह अम्लीय विलयन होगा, है ना। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए हर टीचर अपने अनुसार इस सवाल को बनाएगा, लेकिन आपको मेरे अनुसार ही बनाना है। यहां देखिए ये क्या हुआ, तो ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख रहे हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, देखिए तुरंत बन जाएगा। यहां लिखिए Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और NO3 माइनस का क्या, NO3 -1 होगा, ध्यान में रखना है ये पूरा। Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है ना, NO3 का क्या होगा, -1, और यहां देखिए K का पोटेशियम का +1 और Cl का -1। क्या जी किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखिए चेक कर लीजिए, सोडियम का +1 है, सोडियम का +1 है, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडक्शन हो रहा है, सेम का सेम कंपाउंड बन रहा है। अब देखिए इस पर आते हैं, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2 है ना। अब देखिए ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो -2 होता है, ध्यान में रखना -2 होता है, तो कार्बन का निकाल लीजिए, ठीक है, +2 और -8 क्या हुआ, तो ये +3 आ गया, ध्यान में रखिएगा, +3 कैसे, 3 दूनी 6, 2 8 और 4 दूनी 8, -8, 0 हो जाएगा इसका। ये देखिए +1 आ गया, है ना, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का कितना, +1, और यहाँ क्लोरीन का -1। अब इस पर आते हैं +2 कैल्शियम का, ठीक है, आपको क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1 है ना, क्रोमियम का, क्रोमियम कहां से ला दिया, ये देखिए अपने नाना के घर से क्रोमियम को ला दिया है, तो क्रोमियम होगा ही नहीं, ये कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन होगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, ये कार्बन होगा। चलिए
ये कार्बन है। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना -2, तो 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 माइनस, ये क्या होगा +3 आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा कार्बन का +3, क्या जी कार्बन का देख लीजिए, कार्बन का +3, यहां भी +3, कोई चेंज नहीं हो रहा है। कैल्शियम का +2 कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर ऑक्सीजन का -2 कोई चेंज नहीं हो रहा। अब इस पर आते हैं, Zn स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा 0 होगा। सिल्वर का ऑक्सीडेशन संख्या देखिए +1 हो गया। Cn का ऑक्सीडेशन संख्या -1 होता है ना, ध्यान में रखना है। Ag स्वतंत्र अवस्था में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जिंक का यहां +2 हो गया और Cn का -1 हो गया। ध्यान में रखिए। अब देखिए क्या होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए चेंज हुआ, बढ़ गया, यानी जिंक का यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए भाई मेरे एकदम याद रखना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर का यहां देखिए क्या हो रहा है, तो भाई यहां था +1, यहां घट गया, ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें साथ साथ हो रहा है, इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो बच्चे ये रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे तरीके से ही आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम किस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, उस तरह से करना है आपको, तो आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगी आपके प्रश्न में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइंस का सेट चल रहा है, इसमें भाग लीजिए, काफी 99 ही रुपए है, तो बच्चे भाग लेंगे तो मजा आएगा आपको। यहां देखिए क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन में सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर कौन से उत्पाद बनते हैं। अच्छा प्रश्न है बच्चे, यानी कॉपर सल्फेट, ये देखिए CuSO4 है ना, और इसमें आप क्या मिला रहे हैं, तो Na2CO3 आप मिला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि सोडियम क्रियाशील है, ये एक झापड़ मारेगा इसको, सल्फर को, वो सल्फेट को बोलेगा हटो यहां से, और बना लेगा। सबसे पहले कंपाउंड का निर्माण हुआ कौन सा, तो आपको Na2SO4 का निर्माण कर लिया, कोई बात नहीं। सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चे। अब ये हुआ देखिए, सोडियम सल्फेट जब बन गया तो क्या बचा, कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा भाई, ये देखिए सोडियम सल्फेट है, तो आपको पता है कि जैसे सोडियम सल्फेट की बात करेंगे, ठीक है, सोडियम सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं, यहां पर 2 ले लेते हैं, और आपको CO2 गैस भी बाहर निकल सकता है ना। तो ध्यान में रखना है, तो ये बेसिक आपको कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रक्रिया में बाहर निकलता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, तो बेसिक, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, जिसको कर लेते हैं 2Na2SO4, इसको भी 2 ले लीजिए, तो बच्चे मेरे इसको भी ले लेते हैं 2CuCO3, है ना। तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बराबर आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। कॉपर सल्फेट बनेगा, याद रखना है, ये बेसिक नेचर का हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट किस नेचर का हो जाता है, तो बेसिक नेचर का हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, मैं बार बार बताता रहता हूं, ये देखिए 5S2 है, ये किसके तरह बिहेव करता है, तो ये जो है ना आपको फंगीसाइड से, फंगीसाइड की तरह बिहेव करता है, फंगीसाइड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं, याद रखना है, नीला कशिश कहा जाता है। तो बच्चे बराबर आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा और आपको एकदम याद रखना चाहिए। हाँ, ऐसे भी याद रखना है कि जब भी, ठीक है, आपको कॉपर से कार्बोनेट को अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, तो भाई मेरे कार्बन डाइऑक्साइड तो पक्का है कि निकलेगा ही निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कैल्शियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, कैल्शियम में कितने आयन होंगे, तो कैल्शियम में आपको पता है 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 में से 2 को घटा दीजिए, कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें खोजिए 18 कितना, तो मैग्नीशियम में 12 है, 12 में से 2 घट गया, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम में, ठीक है, आपको 11 है, 11 में से 2 घट गया, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन ही होगा। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है बच्चे, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। याद रखना है, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। समान इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो बड़ा अच्छा बात है भाई मेरे, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HCOH, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और भाई मेरे खूब अच्छे से देखिए इसको। HCOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ध्यान में रखना भाई मेरे, फॉर्मिक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, तो बच्चे कॉस्टिक सोडा होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉस्टिक सोडा जो है ये प्रबल क्षारक होता है ना, ध्यान में रखिएगा। ये आ गया HCOOH, ये वीक एसिड है। कौन सा एसिड है, वीक एसिड है।
ध्यान में रखना भाई मेरे। और ये क्या है, तो ये जो है आपको कॉस्टिक सोडा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक होता है, प्रबल क्षारक है। और भाई मेरे अब जब प्रबल क्षारक और कमजोर अम्ल मिलेगा तो ये किसका निर्माण करेगा, तो ये बना लेगा HCOONA। इसको क्या बोलते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण हो गया, क्षारीय लवण होता है बेसिक सॉल्ट, यानी क्षारीय लवण आपको होगा, क्षारीय लवण होगा, ध्यान में रखना है, क्षारीय लवण होगा। यानी आपको ऐसा अनुमापक, अनुमापक मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन, ऐसा अनुमापक जो क्षारीय पदार्थ को पता करने में मदद करता है, क्षारीय पदार्थ को पता करने में मदद करेगा, उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। याद रखना, क्षारीय पदार्थ को पता करने में मदद करेगा, उसे ही करेंगे। मिथाइल ऑरेंज जो है, याद रखिएगा, इसका पीएच मान, ये देखिए इतना पीएच तक, यानी 4 से लेकर के 4.5 पीएच को ये पता करने में यूज होता है। ध्यान में रखना है, 4 से 4.5 पीएच पता करने में इसका यूज करते हैं। और जनरली, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है आपको लाल कलर का हो जाता है अम्लीय विलयन में, है ना। फिनोप्थेलिन ये क्या करेगा, तो ध्यान में रखिएगा, ये काम करता है कहां तक, तो 7.5 से लेकर के, ठीक है, 10 पीएच के बीच ये काम करता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, 7.5 से 10 पीएच के बीच काम करेगा। और इसका जो है चूंकि अम्लीय है, ये देखिए ये क्या है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो भाई मेरे, ठीक है, ये क्या होगा, तो आपको जिसका पीएच मान काफी ज्यादा होगा, ठीक है, तभी ये पता करेगा, कर पाएगा, अनलेस ये पता नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, यहां क्या हुआ, फिनोप्थेलिन जो है आपको पता है कि ये कैसा होता है, ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपको अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है, क्षारीय विलयन में, याद रखिएगा, क्षारीय विलयन में इसका कलर कैसा होता है, तो गुलाबी हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, गुलाबी इसका कलर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये फिनोप्थेलिन दे देगा। यानी अगर क्षारीय विलयन है तो उसके अनुमापन के लिए फिनोप्थेलिन का यूज करते हैं, अगर अम्लीय विलयन है तो उसके अनुमापन के लिए मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। मिथाइल रेड जो है 3.5 से 4.5 पीएच के बीच ही, ठीक, अच्छा, ठीक है, अपना रंग का प्रदर्शन करता है भाई। तो याद रखना है कि यहां देखिए क्षारीय लवण, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्षारीय लवण का अनुमापन किसके द्वारा, तो क्षारीय लवण, अगर ये केवल ध्यान में रहता तो हम तुरंत सवाल को बना लेते। क्षारीय लवण का अनुमापन किसके द्वारा, तो फिनोप्थेलिन द्वारा, फिनोप्थेलिन, है ना, फिनोप्थेलिन द्वारा आप करते हैं, फिनोप्थेलिन। और अम्लीय लवण फिनोप्थेलिन द्वारा, और अम्लीय लवण का अनुमापन, याद रखना, अम्लीय लवण का अनुमापन, अम्लीय लवण का अनुमापन, अम्लीय लवण का अनुमापन एकदम याद रखिए, टाइट्रेशन किसके द्वारा करेंगे, तो मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड द्वारा, है ना। अनुमापन किसके द्वारा, तो मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज के द्वारा या आपको मिथाइल रेड द्वारा करते हैं, मिथाइल रेड द्वारा। नोट डाउन करते चलिएगा भाई मेरे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, है ना। तो आंसर हो जाएगा कौन, फिनोप्थेलिन। और ऐसे भी ध्यान में रखना, फिनोप्थेलिन जो है वह, याद रखना बच्चे, फिनोप्थेलिन अम्लीय विलयन में कैसा होगा तो और क्षारीय विलयन में कैसा होगा, तो आपको पता होगा ही होगा कि फिनोप्थेलिन जो है अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है। फिनोप्थेलिन अम्लीय विलयन में कैसा होगा, रंगहीन, है ना, अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है। और क्षारीय विलयन में कैसा होगा, तो गुलाबी, है ना, गुलाबी हो जाता है। तो बहुत बड़ी अच्छा सवाल है बच्चे, बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है, फिनोप्थेलिन क्या करेगा, तो क्षारीय विलयन के अनुमापन में यूज करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं। अच्छी बात है भाई, क्या है, इथेन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इथेन बोल रहा है। तो देखते हैं इथेन में C2H6 है ना भाई, C2H6 है, यानी C, अब देखिए यहाँ C ले लीजिए, सिंगल बॉन्ड, चूंकि एल्केन है, सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये देखिए, ये आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, है ना, ये H आ गया और ये H आ गया और ये H आ गया। क्या कह रहा है, प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, है ना। तो ये देखिए 3 परमाणु, 4 परमाणु, 1 परमाणु। आप लोग बताइए क्या होगा आंसर, फटाक इसका आंसर बताइए, है ना। तो ये देखिए, आपको कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, हाइड्रोजन बोलता तो हाइड्रोजन क्या होता, 3 होता है, लेकिन बोल रहा परमाणु से, तो कार्बन से भी तो ये जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से भी जुड़ा हुआ, तो 4 परमाणु से जुड़े हैं, इसीलिए इस तरह का सवाल फंसाता है आपको, है ना। तो ध्यान में रखना, 4 परमाणु से जुड़े हैं। हाइड्रोजन बोलता तो क्या होता, केवल और केवल, ठीक है, 3 होता। चलिए, आयोडीन टिंचर किसका बना होता है, तो आयोडीन टिंचर में मैं बराबर बताता रहता हूं, ये फेवरेट क्वेश्चन है आपको बीपीएससी का, आयोडीन टिंचर। और क्या होगा इसका आंसर, भाई जल्दी से बता दीजिए। आयोडीन टिंचर में होगा
अल्कोहल होगा C2H5OH अल्कोहल, और फिर क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा, आयोडेट, और इसमें जल भी होगा, है ना, जल भी इथाइल अल्कोहल होगा, पोटेशियम आयोडीन बट पोटेशियम आयोडेट होगा, और याद रखना जल भी होता है। तो इतना चीज इसका यूज करते हैं। और ये क्या है, तो एक विशेष प्रकार का, ठीक है, एक विशेष प्रकार का क्या है बच्चे, विशेष प्रकार का एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है ना, एंटीसेप्टिक होता है ना, एंटीसेप्टिक होता है। चलिए आपको एक प्रश्न और भी आंसर देना है ना, एंटीसेप्टिक होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, एंटीसेप्टिक है। चलिए एंटीसेप्टिक है तो ये देखिए क्या होगा, तो अल्कोहल है, देखिए इसमें अल्कोहल है, नहीं है, ये 3 नंबर नहीं होगा, अल्कोहल है, पोटेशियम आयोडेट है, और जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल क्या कहलाएगा, तो पोटेशियम, ठीक है, ये आयोडीन टिंचर कहलाएगा। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक में करते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, जरा जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है, कि डिटॉल किसका बना होता है, जल्दी से बताइएगा, डिटॉल किसका बना होता है, ये भी एंटीसेप्टिक है भाई, किससे बना होता है, जरा आंसर देंगे, किससे बना होता है डिटॉल, देखे कौन देता है आंसर, मैं देख रहा हूं कौन देता है आंसर, डिटॉल किसका बना होता है, भाई मेरे नहीं दिया कोई जवाब, चलिए अच्छी बात है, मत दीजिए, कोई जवाब नहीं दिया। डिटॉल क्लोरोजाइलिनॉल या टर्पिनॉल का बना होता है, हाँ लेजी जी, ठीक है। अब देखिए चेक, ये मत कीजिएगा कि क्या बोलते, गूगल से आंसर कर लीजिएगा। ये देखिए जर्मन सिल्वर क्या होता है, तो ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु। अच्छा मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु एल्वाइज होता है, एल्वाइज है। और ये क्या है, तो ये समांगी मिश्रण है, याद रखना है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्र धातु क्या होता है, समांगी मिश्रण है। चलिए अच्छी बात है। और क्या होता है, तो बच्चे ये देखिए दो धातु, धातु प्लस धातु के मिश्रण द्वारा ये बनता है, धातु प्लस धातु को मिला दीजिए, ये बन जाएगा कौन, मिश्र धातु बन जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, बराबर क्वेश्चन पूछता है क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपको प्यूटर, जरा बताइए तो प्यूटर किसका बना होता है, प्यूटर किसका बना होता है, प्यूटर किसका बनता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। प्यूटर आपको देखिएगा पाइप वाइप बनाने में यूज करते हैं, लेड और टीना का बना होता है। बोलिएगा सर इसका तो सोल्डर भी बनाते हैं, इसका फ्यूज वायर भी बनाते हैं, प्यूटर भी इसका बनेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वुड मेटल किसका बना होता है, वुड मेटल किसका बना होगा, है ना। चलिए वुड मेटल ये बराबर पूछता है, लकड़ी जैसा आपको मिश्र धातु आजकल खूब यूज होता है ना। वुड मेटल किसका बना होता है, तो वुड मेटल बना होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग डालते हैं बिस्मथ, है ना, उसके बाद डालते हैं टिन, उसके बाद डालते हैं कैडमियम, और कुछ मात्रा में इसमें आप, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, तो लेड का भी यूज करते हैं, लेड का भी यूज करते हैं, इतना चीज का यूज करिए। चलिए डेल्टा मेटल, ये देखिए ये अलग अलग थलग है, ये सब कम जानते होंगे आप लोग। डेल्टा मेटल किसका बना होता है, तो डेल्टा मेटल बना होता है कॉपर, ठीक है, जिंक और लोहा का बना होता है। गन मेटल किसका बना होता है, तो गन मेटल याद रखना, गन मेटल बना होता है, ध्यान में रखिएगा, गन मेटल बना होता है किसका, तो Cu अब प्लस क्या Zn प्लस क्या Sn का बना होता है। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा भाई मेरे। अब कह रहा जर्मन सिल्वर, ये किसका बना होगा, तो Cu अब प्लस Zn अब प्लस Ni का बना होता है। इसमें ठीक बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सिल्वर नहीं होता है, भले ही इसका नाम जर्मन सिल्वर है, चमकीला उजला जरूर चमकीला होता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, मूर्ति और सिक्का बनाने में होता है, मूर्ति सिक्का बनाने में होता है। आसान प्रश्न है, सिक्का बनाने में होता है, याद रखना, बनाने में होता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या होगा, तो भाई देखिए इथेन है ना, C2H6, ये देखिए लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, तो इसमें निकालते हैं, ये देखिए C और C, ये देखिए इधर है H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H, है ना। ये देखिए ध्यान में रखना भाई मेरे, इधर भी H और इधर भी H हो गया। अब क्या करेंगे, बॉन्ड निकालिए, कौन कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, तो यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ भी सिग्मा, 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 कितना सिग्मा हो गया, 3 इधर, ठीक है, 4 इधर, 4 3 7 सिग्मा बॉन्ड होगा, 7 सह संयोजक बंद होगा। याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड कहेगा तो केवल 1 सिग्मा होगा, है ना। डबल बॉन्ड कहेगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड कहेगा तो आपको पता है 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, तो साबुन क्या होता है, तो साबुन जो है, सोप जो है, क्या होता क्या है, तो साबुन जो है याद रखिएगा उच्च वसी अम्ल, हायर फैटी एसिड, उच्च वसी अम्ल का,
है ना, उच्च वसीय अम्ल का क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, एकदम याद रखिएगा, पोटेशियम लवण है ना। एक चीज, दूसरी चीज क्या, कैसे बनेगा, तो ये देखिए, ठीक है, वसीय अम्ल ले लीजिए, हायर फैटी एसिड ले लीजिए, और इसको या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाइए, तो क्या बन जाएगा, तो आपको साबुन बन जाएगा, साबुन। और क्या बाहर निकलेगा, तो भाई मेरे वह आपको निकल जाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बाहर निकलेगा। ग्लिसरॉल इसमें क्या होता है, तो उपोत्पाद होता है, ठीक है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो साबुन निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा, साबुन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो साबुनीकरण कहलाता है, प्रक्रिया साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ध्यान में रखना, सपोनिफिकेशन कहते हैं, है ना। और साबुन, ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर सोडियम का बना हुआ है तो आपको कठोर साबुन, पोटेशियम का बना हुआ है तो क्या होगा, मुलायम साबुन होता है। अब प्रश्न पर आइए, है ना, ध्यान देना है भाई मेरे, क्या कह रहा है कि साबुन सोडियम साइट्रेट नहीं भाई, कास्टिक सोडा का यूज जरूर करते हैं, सोडियम एसिटेट नहीं भाई, इसका नहीं करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। या तो आप क्या कहिए, पामीटिक एसिड अगर इसमें होता तो वसीय अम्ल होता पामीटिक एसिड, या ओलिक एसिड होता है ना, ओलिक एसिड, या आप क्या कहते, लिनोलिक एसिड होता है। ये तीनों आपको जो वसीय अम्ल है इसका यूज करते, या नहीं तो किसका यूज करते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते, या आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हम लोग साबुन निर्माण में। तो ध्यान में रखिएगा, कास्टिक सोडा का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा सोना का कितना घनत्व होता है, तो सोना का घनत्व होता है आपको 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। और मैग्नीशियम का घनत्व कितना होता है भाई मेरे, तो ये होता है लगभग 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कितना कम है, बहुत बहुत कम है। मैग्नीशियम का घनत्व क्या होता है, तो बहुत बहुत कम होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, मैग्नीशियम का घनत्व क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है। इसीलिए आपको क्या कहेंगे कि सोना का घनत्व क्या होगा, सोना का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, किससे, मैग्नीशियम से। बच्चे दो तीन बातें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर मैं बताता भी रहता हूं। घनत्व जो है, घनत्व आप सभी बच्चों को पता है कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका यूनिट जो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट होता है सीजीएस में, और केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है एसआई पद्धति में यूनिट। घनत्व की बात अगर करेंगे तो सर्वाधिक घनत्व, ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक घनत्व किसका होगा, तो सर्वाधिक घनत्व जो होता है बच्चे मेरे, ये होता है ओस्मियम का, है ना। उसके बाद किसका होता है, तो प्लेटिनम का, उसके बाद होता है इरिडियम का, इरिडियम का, है ना, इरिडियम का। उसके बाद किसका होता है, तो प्लेटिनम का। उसके बाद किसका होता है, तो आपको सोना का, है ना। उसके बाद किसका होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको इसी को ध्यान में रखना है। इसके बाद किसका होगा, तो बच्चे मेरे सोना के बाद लीजिए मरकरी का, और इसके बाद किसका होगा, तो लोहा का। इतना चीज याद रखना है आपको, है ना। ये जो क्रम आपको बताए हैं ये बराबर आपको एग्जाम में क्या करेगा, फायदा करेगा, और ध्यान में रखना है आपको, बराबर इस यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा मानव के मुख गुहिका का वह भाग जो कि इसे श्वसन मार्ग से अलग करता है, कौन करेगा, तो तालु करता है, याद रखना है, ठीक है, तालु करेगा बच्चे, तालु पैलेट बोलते हैं। और जनरली, ठीक है, ये क्या होता है, तो बक्कल कैविटी होता है, ध्यान में रखिएगा, मुंह का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में, ठीक है, आपको बक्कल कैविटी में बोन कौन सा होता है, बोन, याद रखिएगा बच्चे, बोन, बोन मतलब हड्डी होता है, बोन कौन सा होगा, तो बोन होगा पेलेटाइन, पेलेटाइन बोन होता है, जिसको तालु कहते हैं, पेलेटाइन बोन होता है, पेलेटाइन बोन होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको बक्कल कैविटी में कौन सा हड्डी होता है, अस्थि होता है, तो पेलेटाइन बोन होता है, और यही आपको क्या करता है, तो मुख गुहिका का वह भाग जो उसे श्वसन मार्ग से अलग करता है, ये बक्कल कैविटी में उपस्थित पेलेटाइन बोन होता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए गाल जो है, गाल, गाल किसका बना होता है, तो आपको गाल जो है याद रखिए बच्चे, गाल यह जिगमोटिक, है ना, जिगमोटिक, याद रखना, जिगमोटिक, ठीक है, आपको बोन का बना होता है, जिगमोटिक अस्थि का बना होता है, जिगमोटिक बोन का बना होता है। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि गाल किस हड्डी का बना होता है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, ओंठ किसका बना होता है, ओंठ किसका बना होगा भाई मेरे, तो जब भी ओंठ की बात करते हैं ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ओंठ होता है ये किसका बना होगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ओंठ जो है बच्चे ये किसका बना होता है, तो जनरली आपको ओंठ अरबी कुलरिस,
ऑरिस मांसपेशी का बना होता है। याद रखना, ओंठ जो है बच्चे, ये देखिए ओंठ जो है, ठीक है, इसका जो गुलाबी 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 देखिएगा ओंठ होता है गुलाबी, ठीक है, बॉर्डर जो होता है वो वर्मिलियन बॉर्डर कहलाता है। गुलाबी बॉर्डर वर्मिलियन बॉर्डर कहलाता है। याद रखना, वर्मिलियन बॉर्डर कहलाता है। लिख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्मिलियन बॉर्डर कहलाता है, बॉर्डर कहलाता है, ठीक है, किसका, तो गाल का गुलाबी बॉर्डर वर्मिलियन बॉर्डर कहलाता है। चलिए अच्छी बात है। और ठीक है, ओंठ किसका बना होगा, किस मांसपेशी का, तो ओंठ जो है याद रखिएगा, ओंठ ठीक है बना होता है, याद रखिएगा बना होता है किसका, तो ठीक है आपको याद रखना है, ये मांसपेशी को बोलते हैं ऑर्बोस्कुलर, ऑर्बोस्कुलर याद रखिएगा, ऑर्बोकुलर, ठीक है, ऑर्बोस्कुलर, ठीक है, ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस, ऑर्बिकुलेरिस ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस का बना होता है, कुलेरिस ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस का बना होता है। एकदम नोट डाउन कर लेना है भाई मेरे, ऑर्बिकुलेरिस ऑरिस का बना होता है, कुलेरिस ऑरिस, तो है मांसपेशी का बना होता है, मांसपेशी ऑरिस मांसपेशी का बना होता है। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, कि आपका जो ओंठ है ये किस मांसपेशी का बना होता है, तो ध्यान में रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहा मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध ठीक है मुख्य संरचनाएं कौन होती है। ये देखिए आपका ये फेफड़ा है ना भाई, ये देखिए ये क्या होता है, ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया इसको कहते हैं, ट्रैकिया इसको कहते हैं। कोई बात नहीं, अंदर गया तो ये इस तरह का संरचना है ना, आपका फेफड़ा इस तरह का संरचना है। फेफड़ा जिस आवरण से ढका हुआ, देखिए फेफड़ा एक आवरण से घिरा रहता है, इस आवरण को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे इस आवरण को प्ल्यूरा कहते हैं। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि फेफड़ा के आवरण को आप क्या कहते हैं, तो भाई इसको प्ल्यूरा, PLEURA, प्ल्यूरा कहा जाता है। इस आवरण को आप क्या कहते हैं, प्ल्यूरा कहते हैं। बराबर क्वेश्चन पूछेगा। और ये देखिए यहां पर ये कट गया, जैसे ये हुआ, ये इधर भी दो भाग में बट गया है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ची। मैंने कई बार बताया ब्रॉन्ची कहते हैं, ब्रॉन्ची कहते हैं। और ये भी ब्रॉन्ची हो गया, इधर भी है ना, ब्रॉन्ची कहते हैं इसको भी। और भाई मेरे ये टूट गया, ये देखिए ऐसे ऐसे टूट गया, फिर ये ऐसे टूट गया, और यहां पर क्या बना लिया, तो ये एल्वियोली बना लेता है, ये एल्वियोली बना लेता है। और इसी को क्या कहते हैं, एयर सैक्स कहते हैं। याद रखना, एयर सैक्स कहते हैं। ये जो ना आपको वायुकोश कहलाता है, एयर सैक कहलाता है। और ये क्या करता है, तो यही आपको एयर सैक जो है आपका क्या करेगा, तो रक्त में क्या करता है, तो रक्त में O2 और CO2 का विनिमय करता है। O2 CO2 विनिमय करने में मदद करता है, विनिमय करने में मदद करता है, जिसको एल्वियोली कहते हैं, करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन क्या करा, फिर से रिपीट कर रहे हैं भाई मेरे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। करा मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचनाएं कौन होती है, तो एयर कोश होता है, एयर सैक होता है। और इसी को क्या कहे भैया, इसी को कह दे कुपिका, इसी को क्या कहते हैं भाई मेरे, इसी को कहते हैं एल्वियोली। याद रखना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्वियोली कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, एकदम याद रखना है। 40 को तुरंत खत्म कर देता भाई मेरे, क्या दिक्कत है। निम्न में किस जंतु में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, तो कीट में जो है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। ध्यान में रखना है, किसमें होगा खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो आपको कीट में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है ना। किसमें, आर्थ्रोपोडा में। याद रखना भाई मेरे, आर्थ्रोपोडा में, है ना। और क्या, मोलस्का में, दोनों में क्या होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। केचुआ जो है आपको पता है, केचुआ जो है ये एनिलिडा वर्ग में आता है, एनिलिडा वर्ग में आता है। ध्यान में रखना, वर्ग में आता है, किसमें, तो एनिलिडा वर्ग में आता है। चलिए अच्छी बात है। खरगोश में क्या होगा, तो बंद कर, ये दोनों में आपको केचुआ और किसमें, खरगोश में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है, परिसंचरण तंत्र होता है कि केचुआ में बोलते हैं, इसमें बोलते हैं आर्थ्रोपोडा मोलस्का या कीट में याद रखिए बच्चे, कीट में ठीक है रक्त के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो कीट में रक्त के स्थान पर, ध्यान में रखिएगा, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, कीट में रक्त के स्थान पर हेमोलिम्फ पाया जाता है। तो स्थान पर क्या पाया जाता है, तो हीमोलिम्फ। ध्यान में रखना बच्चे, हीमोलिम्फ पाया जाता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। बड़ी अच्छा बात है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। चलिए अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं क्या हमारा है। कह रहा तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होगा बच्चे, आपको पता है तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र इसको न्यूरॉन कहते हैं, है ना। क्या हुआ, न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स में जनरली आपको डेंड्राइट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डेंड्राइट्स। और यह संवेदनाओं को या सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है, सूचनाएं ग्रहण करता है। ध्यान में रखिएगा, सूचनाएं या आप क्या कह सकते हैं, संवेदना,
सेंसेशन, ग्रहण करने का कार्य करता है, ग्रहण करने का कार्य करता है, यानी न्यूरॉन करने का कार्य करता है। याद रखिएगा, संवेदना का प्रवाह किसके द्वारा करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है, एकदम याद रखिए, करने का कार्य करता है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको याद रखनी है। संवेदना ग्रहण करने का कार्य करता है, ध्यान में रखना भाई मेरे। न्यूरॉन्स जो है ये नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा भाग होता है और यह ठीक है आपको दो तरह से, क्या बच्चे, दो तरह से, कौन कौन, एक तो क्रेनियल नर्व्स है ना, ध्यान में रखिएगा, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा क्या आपको बच्चे स्पाइनल नर्व्स है ना। क्रेनियल नर्व्स क्या हुआ, तो क्रेनियल नर्व्स हुआ ये ब्रेन से कहां तक, ब्रेन से आपको बॉडी है ना, ब्रेन से बॉडी तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करेगा। स्पाइनल नर्व्स क्या होगा, तो आपको बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाता है, बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाता है, बॉडी टू ब्रेन है ना, बॉडी टू ब्रेन इंफॉर्मेशन ले जाने का काम कौन करेगा, तो स्पाइनल नर्व्स करता है। और क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी होता है और स्पाइनल नर्व्स 31 जोड़ी होता है। तो ये ध्यान में रखना है, स्पाइनल नर्व्स जो है बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाएगा और क्रेनियल नर्व्स जो है ठीक है ब्रेन टू बॉडी इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। चलिए देखिए, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल का निर्माण करने में होता है। मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया हूं और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये इसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, याद रखना, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और याद रखिए इसमें पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, पार्थेनोस, पिछले क्लास में भी मैंने कहा था, पार्थेनोस कुंवारी है ना, ये कहा था मैंने बच्चे, कुंवारी। और क्या आपको कार्पी का मतलब होता फल, यानी कुंवारी फल पैदा करेगा है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इसको कहेंगे बीज रहित फल, बीज रहित फल। और यह हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है बीज रहित फल। और कौन सा हार्मोन, तो 2 हार्मोन के प्रभाव से यह होता है, कौन कौन, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन, याद रखना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। इथिलीन आपको फल पकाता है, याद रखिए, फल पकाता है, प्राकृतिक रूप से फल पकाने का काम कौन करता है, तो आपको इथिलीन करेगा। लेकिन ऑक्सिन और जिब्रेलिन ठीक है बीज रहित फल के निर्माण में, याद रखना है, के निर्माण में ठीक है 2 हार्मोन का छिड़काव करते हैं। निर्माण में आपको 2 हार्मोन का छिड़काव करते हैं, एक आपको क्या ऑक्सिन, एक आपका ऑक्सिन, और दूसरा कौन, तो आपका जिब्रेलिन्स, इसका छिड़काव आप करते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे, जिब्रेलिन्स का छिड़काव आप करते हैं, का छिड़काव करते हैं, तब जाकर के आपको क्या होता है, तो आपका फल ठीक है बीज रहित फल होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा एडिनल द्वारा स्रावित हार्मोन कौन होगा, तो एडिनल द्वारा चलिए एडिनल द्वारा स्रावित हार्मोन क्या होता है, तो एडिनल द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन होगा, तो भाई मेरे कॉर्टिसोल तो होगा ही होगा, एपिनेफ्रीन होगा ही होगा, नॉरएपिनेफ्रीन होगा ही होगा। यानी अब बताइए कौन सा हार्मोन नहीं है, सभी हार्मोन होते हैं। याद रखना, उपर्युक्त में से एक से अधिक हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होगा, तो आपके एडिनल ग्रंथि के द्वारा होगा। याद रखना है बच्चे, कॉर्टिसोल जो होता है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन, एक होता है मेडुला है ना, मेडुला, और दूसरा होता है क्या आपको कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स। ये 2 भाग होते हैं और दोनों भागों के द्वारा बहुत सारा हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एपिनेफ्रीन याद रखना है, ये क्या होता है, तो उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है, उच्च रक्तचाप उत्पन्न करेगा। और ठीक है उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है कौन, तो आपको ठीक है ये जो है एडिनेलिन है ना, ये एपिनेफ्रीन। और नॉरएपिनेफ्रीन जो है ये क्या करेगा, तो आपके शरीर को ठंडा करता है। ध्यान में रखिएगा कि यह गुस्सा शांत करता है, क्रोध को नियंत्रित करता है, गुस्सा शांत करता है, यानी क्रोध का नियंत्रण करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो नॉरएपिनेफ्रीन गुस्सा शांत करता है। याद रखना भाई मेरे, ये क्या करेगा, तो आपके शरीर को एकदम ठंडा कर देगा, यानी जो भी गुस्सा आ रहा है उसको कूल कर देगा। याद रखना है कॉर्टिसोल ये भी आपको मिनरल्स का नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो बहुत अच्छा है। एडिनल ग्लैंड कहां पर होता है, तो एडिनल ग्लैंड जो है आपके किडनी के ऊपर स्थित रहता है। चलिए ध्यान देना भाई, कायिक जनन में नए पादप का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कायिक जनन यानी इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी बिना बीज के याद रखना, बिना बीज के पौधे का निर्माण, पौधे का निर्माण है ना, नए पौधे का निर्माण जब बिना बीज के करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो कायिक प्रजनन कहते हैं। और ये किसके द्वारा होगा, तो तना के द्वारा होगा, जड़ के द्वारा होगा, पत्तियों के द्वारा होता है। ध्यान में रखें बच्चे, तना के द्वारा आपको गुलाब का देखिएगा हम लोग टहनी काटते हैं और लगा देते हैं। जड़ के द्वारा केला में, याद रखना केला में क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होगा, तो जड़ के द्वारा। बागमविला में याद रखना, बागमविला में क्या होता है,
बोगनविला, है ना, बोगनविला या ब्रायोफाइलम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो ब्रायोफाइलम में आपको पत्तियों द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। ब्रायोफाइलम में क्या होगा, पत्तियों द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बिना बीज के पौधे का जब निर्माण करते हैं तो उसको कायिक प्रजनन कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। आपको पता होगा कि दो डीएनए यानी जो भी जैव अणु है सबके निर्माण में किसका योगदान होता है, तो हाइड्रोजन बंधन का। याद रखना, जैविक अणु, ये जैविक अणु, मैंने कहा जैविक अणु, आपको केवल यही ध्यान नहीं रखना है, जैविक अणु जैसे ही आएगा, ठीक है, चाहे आप कह लीजिए, क्या कह लीजिए बच्चे, जैसे कह लीजिए प्रोटीन, है ना, किसका बना होता है भाई मेरे, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड बंध जरूर होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, तो आपको, ठीक है, हाइड्रोजन बंधन ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, तो यहां और भी बहुत सारे देखते हैं, प्रोटीन देख लीजिए, आरएनए देख लीजिए, है ना, डीएनए तो है ही है ना, डीएनए है ही है, और भी बहुत सारा। तो एमिनो एसिड में कौन सा बंधन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, एमिनो एसिड में कौन सा बंधन, तो आपको यही बंधन पाया जाता है। विटामिन में कौन सा बंधन, तो यही बंधन पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जैविक अणु में कौन सा बंधन पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। जल में कौन सा बंधन, तो जल में, याद रखना, जल में भी हाइड्रोजन बंधन ही पाया जाता है। बच्चे कभी कभी पूछेगा हाइड्रोजेल में, जिसका उपयोग कॉन्टैक्ट लेंस में करते हैं, हाइड्रोजेल में कौन सा बंधन पाया जाता है, तो हाइड्रोजेल में भी हाइड्रोजन बंधन ही पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। डीएनए है क्या, तो डीएनए जो है, कई बार मैंने कहा है कि देखिए यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यह क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यह किसका बना होता है, तो यह बना होता है तीन चीजों का। पहला फॉस्फोरिक एसिड, याद रखना, फॉस्फोरिक एसिड का बना होगा। दूसरा किसका बना होगा, तो दूसरा होता है इसमें, ठीक है, आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और इसमें क्या होता है, तो भाई मेरे, ठीक है, आपको नाइट्रोजिनस बेस होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। और नाइट्रोजिनस बेस में दो प्रकार के बेस होते हैं, कौन कौन, एक होता है प्यूरिन, एक क्या होता है प्यूरिन, और प्यूरिन में होता है कौन कौन, तो एजी, एडिनिन और ग्वानिन, है ना। और दूसरा होता है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में कौन कौन होता है, तो पायरिमिडीन होता है थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो ये ध्यान में रखनी है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ध्यान में रखना है, ये होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। नेक्स्ट देखिए, युग्म विकल्पी कारकों में, युग्म विकल्पी, युग्म मतलब दो ठो, और विकल्पी मतलब एलीज, इसको क्या बोलेंगे, एलील्स कहते हैं, एलील्स कहते हैं, है ना। याद रखना है, एलील्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का। ये देखिए, ये क्या हुआ, ए, है ना, या आप कह सकते हैं कि टॉल, ये देखिए इस तरह से, तो आपको ज्यादा क्या हुआ, रिकॉग्नाइज आप कीजिएगा, लंबा। और ये देखिए क्या होगा, तो भाई ए, या इसको कह सकते हैं टीटी, है ना। ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से शुद्ध, ठीक है, लंबा, और ये पूर्ण रूप से शुद्ध बौना होता है ना। ध्यान में रखना भाई मेरे, कभी कभी क्या होता है, जब इसमें क्रॉस होता है तो पहले जनरेशन में ये बन गया क्या, अपूर्ण लंबा। याद रखना, जब भी टीटी की बात करेंगे तो अपूर्ण लंबा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, among allele factors, कोई बात नहीं है, the trait which is displaced in homozygous and heterozygous state is called। ये देखिए homozygous का मतलब क्या हुआ, ये देखिए टीटी, है ना। याद रखना बच्चे, ये समयुग्मी, ये टीटी बोलते हैं। और विषम युग्मजी यानी क्या होगा, विषम युग्मजी, ये देखिए टीटी, है ना, विषम युग्मजी टीटी, या समयुग्मी ये टीटी, है ना। तो विषम युग्मी के बोल बीच जो आपको ट्रांसफर होगा क्या क्या होगा, यहां देखिए टीटी अगुना टीटी, है, समयुग्मी और विषमयुग्मी के बीच में, समयुग्मी और विषमयुग्मी के बीच में आप कर दीजिए रिलेशनशिप, है ना। ये देखिए समयुग्मी कर दीजिए और विषमयुग्मी ये कर देते हैं। अब देखिए भाई मेरे क्या क्या बना, तो ये पहला तो समयुग्मी बन गया टीटी, है ना। दूसरा क्या बना, तो ये देखिए टीटी, है ना, ये देखिए टीटी हो गया। और क्या होगा, और भी कुछ होगा, तो फिर टीटी करेंगे तो टीटी हो जाएगा, यानी दो तरह का होगा। यानी ये देखिए समयुग्मी बन रहा है और ये क्या बन रहा है, विषमयुग्मी का निर्माण हो रहा है। दूसरा भी कुछ हो रहा है तो नहीं होगा भाई मेरे, यही दोनों का निर्माण होगा, समयुग्मी और विषमयुग्मी का निर्माण यहां पर होता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है, ये क्या कहलाएगा, तो ये सह प्रभाविता कहलाएगा, को इफेक्टिव कहलाएगा। याद रखना, को इफेक्टिवनेस कहलाता है, यह सह प्रभाविता कहलाता है, इसी को बोलते हैं सह प्रभाविता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलीफॉर्म क्या होता है। कोलीफॉर्म आपको इकोली बैक्टीरिया होता है, याद रखना, इकोली, ठीक है, जीवाणु होता है, इकोली जीवाणु होता है जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। इकोली जीवाणु होगा और मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। और यह जब आप ठीक बाथरूम करेंगे तो ये बाहर निकलता है कोलीफॉर्म, मनुष्य के, ठीक है, बड़ी आंत में पाया जाता है। ध्यान में रखना, बड़ी आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाए जाते हैं,
है ना। बड़ा अच्छा सवाल है और बराबर पूछता है। कहाँ पाया जाएगा? बड़ी आंत में पाया जाएगा। और क्या होगा? तो आपके पाचन तंत्र से यह बाहर निकलता है ना। बड़ी आंत के सिकम भाग में यह पाया जाता है भाई मेरे, है ना। तो प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित बैक्टीरिया है और यह अगर लेट्रिन करेंगे, ठीक है, अगर पानी कोई स्रोत है, बहता स्रोत है, वहां पर अगर लेट्रिन कर रहे हैं तो वहां से यही बैक्टीरिया बाहर निकलेगा और जल को प्रदूषित करने का काम करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, कारण वैसोप्रेसिन का कार्य क्या होता है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। वैसोप्रेसिन को इसे क्या कहते हैं? इसे एडीएच भी कहते हैं। एडीएच का मतलब क्या होता है? एडीएच भी कहते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान में रखना है, एडीएच भी कहते हैं। तो धमनियों को सिकोड़ता है, एकदम सही है, कंस्ट्रक्शन करेगा और आपको जल को बाहर अवशोषित करने का काम करता है। तो वृक्क नलिकाओं में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। रुधिर दाब को बढ़ाता है, एकदम ध्यान रखना, रुधिर दाब को भी बढ़ाने का काम कौन करेगा? वैसोप्रेसिन करता है। तो तीनों आपका सही है, यानी एडीएच हार्मोन है। और ये याद रखना है कि यह आपको पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, ग्रंथि के पश्च भाग से, पीछे वाले भाग से, पश्च भाग से स्रावित होता है ना। ये ध्यान में रखना भाई मेरे, स्रावित तो होता है कहां से? तो आपको पश्च भाग से स्रावित होता है। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण SO2 प्रदूषण सूचित करता है, तो लाइकेन SO2 के प्रदूषण को सूचित करेगा। बच्चे SO2 के प्रति ठीक है, आपको लाइकेन क्या होता है? संवेदनशील होता है। कई बार मैंने पढ़ाया है। और लाइकेन क्या होता है? तो ये अलगी और फंगी, अलगी प्लस क्या होगा? फंगी पर सहजीवी होता है। फंगी पर क्या होगा? सहजीवी होता है, एकदम याद रखिएगा, सहजीवी होता है। और ये बहुत ज्यादा SO2 के प्रति लाइकेन संवेदनशील होता है। और उस स्थान पर जहां पर SO2 ज्यादा मात्रा में है तो वहां ये नहीं उगता है, ध्यान में रखिएगा, संवेदनशील होता है। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहां पर, है ना। तो लाइकेन। मैनग्रोव कहां पर होगा? तो आपको पता है मैनग्रोव आपको जहां भी जल प्रदूषण अधिक होगा, याद रखिएगा, जल प्रदूषण अधिक होगा उस स्थान पर, जल प्रदूषण अधिक, वहां पर मैनग्रोव नहीं उगेगा, है ना। अधिक होता है वहां आपको नहीं होता है। मैनग्रोव आपको सुंदरी वन में पाया जाता है। आर्किड, मैंने कहा है कि ये क्या है? तो आर्किड जो है एक तरह से, ठीक है, प्लांट पैरासाइट इसको नहीं बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? इपीफाइट्स कहते हैं, इपीफाइट्स कहते हैं। यानी ऐसा पादप जो दूसरे पादपों पर यांत्रिक सहायता के लिए क्या होता है? यांत्रिक सहारा के लिए उगता है, ध्यान में रखिएगा, उसे ही क्या कहते हैं? तो इपीफाइट्स कहते हैं। तो ऑर्किड क्या है? तो इपीफाइट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करता है? तो ग्लूकोज का उपयोग करता है, ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, यह त्वरित ऊर्जा प्रदायक होता है। त्वरित ऊर्जा प्रदायक कौन होगा? तो त्वरित ऊर्जा प्रदायक आपका ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज ही ऑक्सीकरण ऊर्जा प्रदायक होता है। ग्लूकोज ही ऑक्सीकरण के द्वारा उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न करता है। वसी अम्ल जो है ये भी ऊर्जा देता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा देगा, लेकिन कोशिका सबसे ज्यादा यूज करता है ग्लूकोज को, ये याद रखना है। एमिनो अम्ल ये क्या करता है? तो अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, ध्यान में रखिएगा। अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? आपको अधिक ऊर्जा प्रदान करता है वसी अम्ल, वसा अम्ल प्रदान करता है। एमिनो अम्ल क्या होता है? शरीर निर्माता है, ध्यान में रखिएगा, शरीर निर्माता होता है। शरीर निर्माता, शरीर का निर्माण करने में कौन उपयोगी होता है? तो एमिनो अम्ल, यही प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पौष्टिक रूप से अल्बिगो क्या है? बच्चे अल्बिगो जो है ना वो अनिवार्य परजीवी है। एक्चुअली अल्बिगो क्या होता है? तो ये होता है आपको व्हाइट रस्ट है, व्हाइट रस्ट। रस्ट मतलब क्या? वो कवक है, यानी श्वेत कवक है, याद रखिएगा, श्वेत कवक है। और बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना है इस प्रश्न पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्वेत कवक है और यह क्या है? तो यह सरसों के पौधे पर उगता है ना। अगर सरसों का पौधा नहीं लगाएंगे तो व्हाइट रस्ट नहीं होगा, यानी अल्बिगो नहीं होगा। सरसों के पौधे पर उगता है, सरसों के पौधे पर उगता है, यानी इसने फिक्स कर लिया है, ठीक है, सरसों के पौधे पर ही उगेगा, सरसों के पौधे पर उगता है ना, उगता है। अगर सरसों का पौधा नहीं यूज करेंगे तो आपको ये नहीं पनपेगा। कौन? तो आपको, ठीक है, अल्बिगो। इसीलिए ठीक है, जो जंतु, याद रखना, जो कवक, ठीक है, जो परजीवी ध्यान में रखना बच्चे, जो परजीवी अपना होस्ट पहले से ये पता किए हुए, जो परजीवी निश्चित होस्ट पर उगता है, ध्यान में रखिएगा, जो परजीवी निश्चित होस्ट पर उगता है, यानी होस्ट पर क्या करेगा? होस्ट पर उगता है, उसको क्या कहते हैं भाई मेरे? निश्चित होस्ट पर उगता है, उसको कहते हैं ओब्लिगेट, यानी अनिवार्य पैरासाइट्स कहते हैं। अब बोले कि सर मृतोपजीवी क्या होता है? तो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करेगा, मृत कार्बनिक पदार्थ, है ना, ध्यान में रखना भाई, मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन जो प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? तो मृतोपजीवी कहते हैं। विकल्पी मृतोपजीवी
मृतोपजीवी क्या होता है? तो विकल्पी मृतोपजीवी क्या होगा? देखिए, कार्बनिक पदार्थ से तो प्राप्त करेगा, पोषक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करेगा, मृत कार्बनिक पदार्थ से तो प्राप्त करवे करेगा, है ना। और अगर नहीं मिला मृत कार्बनिक पदार्थ तो आपको होस्ट पर जाकर के ये क्या हुआ, तो उससे आपको पोषण प्राप्त करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा ठीक है, आपको परजीवी जो केवल निश्चित होस्ट से ही अपना पोषण प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। तो आपका अल्बिगो क्या है? सरसों के पौधे से ही अपना पोषण प्राप्त करेगा, वो अन्य पौधे से पोषण नहीं प्राप्त करेगा। अगर सरसों का पौधा उगा तब वो उगेगा, नहीं उगेगा तो नहीं उगेगा, है ना बच्चे। तो ध्यान में रखना है, अगर केवल कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता है, मृत कार्बनिक पदार्थ से, तो उसको मृतोपजीवी। अगर मृत कार्बनिक पदार्थ और किसी होस्ट से भी अपना भोजन प्राप्त पोषण प्राप्त करता है तो विकल्पी मृतोपजीवी। और बच्चे जो केवल निश्चित पादप से ही या निश्चित जीवों से ही अपना क्या करेगा? भोजन प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, उसे अनिवार्य परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा मानव शरीर में संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो बच्चे संचलन के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो आपको पता है, पहला तो ब्रेन, याद रखना सेरिबेलम चाहिए, सेरिबेलम। ब्रेन नियंत्रित नहीं करेगा तो आप गति कर पाएंगे नहीं, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम जो है आपको मोटर एक्टिविटीज का नियंत्रण करता है, एकदम याद रखिए, का नियंत्रण करता है कौन? तो आपको आपका नियंत्रण करता है सेरिबेलम, है ना, ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या कि हाथ पैर नहीं होगा तो मूव करेगा नहीं, मूव करेगा, हाथ पैर भी होना चाहिए, यानी पेशीय उत्तक तो पक्का है कि होना ही चाहिए बच्चे, पेशीय मस्कुलर टिश्यूज होना ही चाहिए। अगर नहीं मसल्स है तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, है ना बच्चे। तो दो चीज चाहिए, सेरिबेलम पहला नंबर और दूसरा नंबर ठीक है आपको मसल्स चाहिए, यानी आपके मूवमेंट के लिए दो चीज का होना आवश्यक है, सेरिबेलम और मसल्स का होना आवश्यक है। इसीलिए आंसर क्या होगा? तो भाई मेरे आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।